तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आप कोई अपनी फेवरेट नॉवल को पढ़ रहे हो और जैसे उसका फाइनल चैप्टर खत्म हो वैसे ही वो आपकी हकीकत बन जाए और उस दुनिया में सिर्फ आप ही ऐसे हो जिसे पता हो कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और उससे कैसे बचा जा सकता है ना? काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसे ही एक न्यू मानवा जिसका नाम है ओमनीसेंट रीडर्स, और हमारे एमसी ने ही उस पूरी की पूरी मानवा को पढ़ रखा है जिस वजह से उसे पता है कि उसे आगे कैसे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार उसकी जर्नी में उसे क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये एक सीरियलाइज्ड वेब नॉवल थी जिसे कोई भी रीड नहीं कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कोई भी क्यों इस मास्टरपीस को रीड नहीं कर रहा है। तब मैंने सोचा कि कौन ही होगा जो कि 3000 एपिसोड्स को देखेगा। मैं अकेला इस नॉवल को पढ़ने वाला था और मुझे लास्ट एपिसोड तक पहुंचने में 10 साल लग गए। पर उस टाइम मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जिस दिन मैं उस नॉवल को फिनिश करूंगा तब वो स्टोरी हकीकत में कन्वर्ट हो जाएगी जिसे मैं पिछले 10 सालों से पढ़ रहा था, और मैं एक ऐसा पर्सन बन जाऊंगा जिसे ये पता होगा कि आखिरकार ये दुनिया किस तरह खत्म होने वाली है। तब यहाँ के 3 Ways to Survive the Apocalypse नाम की नॉवल को पढ़ रहा होता है और आज उसका आखिरी एपिसोड आ गया होता है और वहाँ पर लिखा होता है कि अगर आपने इस नॉवल को पढ़ा है तो आप सरवाइव जरूर करेंगे। जिसे पढ़कर किम को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उस आखिरी चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही लिखा होता है और वैसे ही वो वेब नॉवल खत्म हो जाती है। मेरा नाम दोकजा केम है जिसका मतलब कोरिया में ओनली चाइल्ड होता है, और जैसे मैं किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ वैसे वो लोग मेरे नाम की जगह उसके मीनिंग पर फोकस करने लगते हैं, जिस वजह से मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि ये मेरा नाम है। मेरे फादर ने मेरा ये नाम इस वजह से रखा था ताकि मैं स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सन बनूं, पर लगता है ये नाम मेरे लिए एक कर्स बन गया है क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेला रहा हूँ। मैं हर रोज सबवे से घर जाते हुए सीरियलाइज्ड वेब नॉवेल्स पढ़ता हूँ, पर आज की सबवे राइड बिल्कुल अलग थी। तब हम देखते हैं किम को उसके एचआर डिपार्टमेंट की एक कलीग बुलाने लगती है जिसे देखकर वो नर्वस हो जाता है और तभी यू उसके पास आकर बैठ जाती है, जिसे किम को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि यू सबसे ज्यादा पॉपुलर गर्ल होती है जिसके पीछे लड़कों की लाइन लगी होती है। तो उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि वो सबवे से अपने घर की ओर जा रही होती है, जिस वजह से वो इसके बारे में यू से पूछने लगता है। एक्चुअली में किसी ने मेरी बाईसाइकिल को चुरा लिया है। क्या तुम बाइसाइकिल पर काम पर आती हो? आजकल मैं बहुत ज्यादा ओवर टाइम कर रही हूँ जिस वजह से मुझे लगा कि मैं बाईसाइकिल को यूज करके अपने आप को फिट रख सकती हूँ, और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से भी मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। वैसे मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यू और मैं बिल्कुल अलग जिंदगियों में रहते हैं, और मैं आप सभी को बता दूं कि यू वो वाला रीजन नहीं है जिस वजह से सबवे की राइड आज बिल्कुल डिफरेंट है। तो किम देखता है कि यू सबवे में बैठकर स्पेनिश सीख रही है, जिस वजह से किम उसकी तारीफ करने लगता है और यू भी ये देखना चाह रही होती है कि आखिर का किम क्या पढ़ रहा है। और जैसे उसे पता चलता है कि किम तो नॉवल पढ़ रहा है तब वो भी कुछ नॉवेल्स के नाम लेने लगती है और किम से पूछने लगती है कि आखिरकार उसका फेवरेट ऑथर कौन सा है, पर किम उसे ये नहीं बता पाता। आज वो दिन है जब मेरी फेवरेट वेब नॉवल खत्म हो रही है और लोगों को लग रहा होगा कि आखिरकार मैं एक वेब नॉवल की एंडिंग को इतना ज्यादा सीरियसली क्यों ले रहा हूँ, पर ये स्टोरी मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैं इस सीरीज को 8th ग्रेड से पढ़ता आ रहा हूँ। मैंने इसे तब भी पढ़ा था जब मुझे स्कूल में बुली किया जाता था, जब मैं एंट्रेंस एग्जाम फेल हुआ था, जब मैं अपने बैड लक की वजह से मिलिट्री सर्विस की फ्रंट लाइन पे आ गया था, और जब मैं एक अनस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था। और अब मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है कि अब ये मेरा फिक्शियस वर्ल्ड खत्म हो रहा है। इस सीरीज के अंदर 3149 एपिसोड्स हैं और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये एक ही व्यू काउंट पर इतनी लंबी चली गई है, जिस वजह से पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्टोरी सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है। मैं ऑथर को डोनेशन के साथ सपोर्ट करना चाहता था पर मैं इतना कैपेबल नहीं था, जिस वजह से मैंने ऑथर को सिर्फ कमेंट में थैंक यू कहा। मैंने और भी लोगों को इस सीरीज को रेकमेंड किया पर व्यूज ना होने की वजह से उन्होंने इसे नहीं देखा। तो यू किम को बुलाने लगती है और वो उसके इतनी ज्यादा करीब होती है जिसे देखकर वो घबरा जाता है और अपनी कंपनी के 1 साल कंप्लीट होने की बातें करने लगता है और ये भी कह रहा होता है कि अब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। और तभी उसे याद आता है कि यू को कंपनी ने फुल टाइम वर्कर बना लिया है, जिस वजह से वो उसे कांग्रेचुलेट करने लगता है। तो यू को देखकर किम को लगने लगता है कि अगर वो किसी नॉवल के कैरेक्टर्स होते तो यू पक्का हीरोइन होती क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है और इसी वजह से वो फुल टाइम एम्प्लॉय बनी है। तब किम भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने की बात करने लगता है, जिस वजह से यू उससे पूछने लगती है कि क्या उसे उस ऐप का नाम जानना है जिससे कि वो पढ़ा करती है, जिस वजह से किम सोचने लगता है कि अगर उसके जिंदगी का जॉनरा
नॉन फिक्शनल की जगह फैंटेसी होता तो क्या वो भी एक प्रोटैगनिस्ट बन सकता था। पर उसे इस बात का यकीन होता है कि वो अपनी लाइफ के जॉनरा को चेंज नहीं कर सकता, जिस वजह से वो यू को उस ऐप का नाम बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता और वो अपने नॉन फिक्शनल जॉनरा में कभी भी प्रोटैगनिस्ट नहीं बन सकता। तब किम के फोन के ऊपर एक मैसेज आता है जिसमें TWS के ऑथर ने उसे थैंक यू भेजा होता है और उसे यह भी पता चलता है कि उसी की वजह से वो ऑथर अपनी स्टोरी खत्म कर पाया होता है, जिसके लिए उसे एक कॉन्टेस्ट में प्राइज भी मिला होता है। तब किम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और वो ऑथर उसे बताता है कि आज के फाइनल चैप्टर के बाद TWS से एक पेड कंटेंट बन जाएगा, पर उससे पहले वो किम को एक थैंक यू गिफ्ट भेजना चाहता है, जिसके लिए वो उससे उसका ईमेल एड्रेस मांगता है, क्योंकि उसी की वजह से वो अपनी स्टोरी पब्लिश कर पाया होता है। तब किम उसे अपनी ईमेल भेज देता है और ये उम्मीद करता है कि वो उसे $50 का गिफ्ट कार्ड भेज दे, और तभी उसे ईमेल आ जाती है जहाँ पर लिखा होता है कि 7 बजे के बाद TWS से एक पेड कंटेंट बन जाएगी। और हम देखते हैं अभी 6:55 हो रहे होते हैं, जिस वजह से किम अपने फेवरेट चैप्टर को पढ़ने के बारे में सोचता है, पर तभी वो देखता है कि TWS के सारे चैप्टर्स गायब हो चुके हैं और अचानक से उस ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक लग जाती है, जिस वजह से पूरी ट्रेन हिलने लगती है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तब हम देखते हैं पूरे 7 बज चुके होते हैं और वहाँ पर इवैक्यूएट होने की अनाउंसमेंट होने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और तभी एक और अनाउंसमेंट होती है कि 8612 प्लेनेटरी सिस्टम की फ्री सर्विस खत्म हो चुकी है और अब मेन सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मेरी लाइफ का जॉनरा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। डोके भी एक मिथिकल क्रिएचर होते हैं जो कि गॉब्लिन की तरह बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और अभी के हालात देखकर मुझे वही याद आ रहे थे। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये आ रहा था, पर जिस तरह से सबवे रुकी थी और सारा कैबिन डार्क हो गया था, वैसे मुझे वो स्टोरी याद आने लगी। और ऊपर से जो ओपनिंग लाइंस थी वो भी बिल्कुल TWS से स्टोरी जैसी सिमिलर थी, पर यह बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं था। तब अचानक से यूवी डोकावी का नाम लेती है, जिसे सुनकर किम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं लगा होता कि वो स्टोरी सच हो रही है। पर तभी उस कैबिन के अंदर एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसके अंदर से डोकावी बाहर आ जाता है और किम उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि फिक्शन और रियलिटी ओवरलैप कर चुकी होती है। तब डोकावी कुछ बोलने लगता है पर किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आ रही होती और वो बहुत ज्यादा अलग लग रहा होता है। मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार होने क्या वाला है, क्योंकि TWS के ओपनिंग पैराग्राफ में भी डोकावी अपीयर हुआ था और इसी क्रिएचर ने उस ट्रेजेडी के बारे में सूचना दी थी जो कि हजारों चैप्टर्स तक चली थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सेम डोकावी मेरे सामने खड़ा है। तब हम देखते हैं अचानक से सभी लोगों को डोकावी की बातें समझ में आने लगती हैं और एक बंदा उससे पूछने लगता है कि क्या वो लोग किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उस बंदे को ऑडिशन पे जाना होता है। इस टाइप का ऑडिशन लगता है मुझे और ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर हम 7 बजे के अराउंड पे वॉल रखेंगे तो मुझे बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे। पर इसे छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। तब हम देखते हैं कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और सभी लोग उसे कह रहे होते हैं कि उन्हें वहाँ से जाने दो। पर किम को एहसास होता है कि आगे क्या होने वाला है, जिस वजह से वो उन्हें रोकने के बारे में सोचने लगता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो करे क्या। तब वो यू को हिलने से मना करता है और यहाँ हम देखते हैं उन लोगों की बेकार सी बातें सुनकर डोकावी को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो उस बंदे का सिर उड़ा देता है जिसने सबसे पहले उससे सवाल पूछा था। हम लोग यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे हैं और ये ना ही कोई ड्रीम है और ना ही कोई नॉवल और ना ही ये कोई ऐसी रियलिटी है जिसके बारे में तुम कुछ जानते हो। तो ये सब कुछ देख के किम को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ सच है। तुम सभी लोगों ने आज तक अपनी लाइफ बड़े आराम से जी है। तुम लोगों ने सांस ली है, खाना खाया है और खुद को रिप्रोड्यूस किया है, पर तुम लोगों ने इसका कोई पैसा नहीं दिया है। तुम सभी लोग अभी तक सुविधाओं से भरी हुई लाइफ जी रहे थे, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि अब लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं रहा है। तब हम देखते हैं किम और यू के फाइनेंस टीम का मेंबर हान डोकावी को पैसे ऑफर करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसे कितने पैसे चाहिए। तो तुम मुझे अपने पैसे दे रहे हो। मनी एक अच्छा ऑब्जेक्ट है जो तुम ह्यूमंस के बीच में चलता है, पर ये सिर्फ तुम्हारे ही स्पेस टाइम में वैलिड है। माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन में इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे सिर को उड़ा डालूंगा। और हाँ, अब बातचीत का टाइम खत्म हुआ, क्योंकि तुम्हारा कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिससे कि तुम खुद पैसे कमाना सीखोगे। तो अब चैनल ओपन हो चुका है और कॉन्स्टिलेशंस भी आ रहे हैं
तब हम देखते हैं सबके सामने गेम की तरह एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें उन्हें मेन सिनेरियो दिखाई दे रहा होता है और लिखा होता है कि अगर उन्हें अपनी वैल्यू को प्रूफ करना है तो उन्हें 30 मिनट के अंदर अंदर एक या फिर एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना होगा, जिसके लिए उन्हें 300 कॉइन्स मिलेंगे। पर अगर वो ऐसा ना कर पाए तो उन्हें मौत मिलेगी। और हम देखते हैं इस इवेंट की डिफिकल्टी F होती है। तो इसलिए ये सब के लिए तुम सभी को गुड लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलेगी। तब सभी लोग ये सुन के घबरा जाते हैं और यू पुलिस को फोन करने लगती है, पर पुलिस उसका फोन उठा ही नहीं रही होती, जिस वजह से किम उसे शांत रहने के लिए कहता है। शांत हो जाओ यू, तुमने वो गेम खेली है ना जिसमें हमारी डेवलपमेंट टीम काम कर रही है, और तुम्हें पता है ना कि उसमें सिर्फ कुछ ही लोग अपोकलिप्स को सरवाइव कर पाते हैं। तो इस चीज को वैसे ही सोचो कि हम लोग उस गेम का पार्ट हैं और हर एक गेम में रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, और अब हमें उन्हीं रूल्स को फिगर आउट करना पड़ेगा। तब किम आसपास की चीजों को देखने लगता है और इस चीज को देखकर उसे इस चीज को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं होता कि वो जिस TWSA को पिछले 10 सालों से पढ़ रहा था वो अब सच हो गई है, जिस वजह से वो सोचने लगता है कि आखिरकार अब उसे सरवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए। तब एक आर्मी लेफ्टिनेंट ली सबको शांत रहने के लिए कहता है। सभी लोग गहरी सांस लें और शांत हो जाए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस तरह की नेशनल इमरजेंसी में छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी तबाही ला सकती है और बहुत से लोगों को चोटें लग सकती हैं, जिस वजह से अब इस सिचुएशन को मैं संभालूंगा क्योंकि मैं एक आर्मी का लेफ्टिनेंट हूँ। मुझे अभी अभी मेरी यूनिट से एक मैसेज आया है कि ये एक लेवल 1 नेशनल इमरजेंसी है और मैं आर्मी बेस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तब कुछ लोग उसे प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करने के लिए कहने लगते हैं, पर ली के पास उसका क्लियरेंस नहीं होता है, जिस वजह से लोगों को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। मुझे पहले से पता था कि ये जल्द ही एक नेशनल इमरजेंसी बन जाएगी, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। पर मेरे लिए सबसे ज्यादा सरप्राइज की बात तो ये है कि मैं लेफ्टिनेंट ली को जानता हूँ। मैंने चाहे इसे कभी ना देखा हो, पर मैंने इसका नाम सुना है क्योंकि ये TWSA में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि TWSA का कैरेक्टर मेरे सामने आ गया है। पर रुको जरा, क्या ली को इस तरह स्टोरी में इंट्रोड्यूस करवाया गया था? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो इस तरह अपीयर हुआ था। ये तो फर्स्ट सिनेरियो के बाद आया था ना, तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? काश मैं उस नॉवल को दोबारा से पढ़ पाता और जान पाता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब हम देखते हैं कोरिया के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच स्टार्ट हो जाती है, जो कि बताते हैं कि ये एक अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट अटैक है जो कि अलग अलग कंट्रीज के ऊपर हुआ है और गवर्नमेंट इसे संभाल लेगी। पर हम देखते हैं कि इनको पहले ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, और तभी हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी मारा जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि ये किसी तरह का जोक नहीं है, पर लगता है तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या हम लोग इस टाइम गेम खेल रहे हैं? ठीक है, मुझे मेरी रिसर्च से पता लगा है कि यहाँ के लोग गेम्स में बहुत अच्छे हैं। तो चलो फिर डिफिकल्टी को इंक्रीज किया जाए। अब तुम्हारे पास 30 मिनट नहीं बल्कि सिर्फ 10 मिनट है। और हाँ, अगर तुम लोगों ने अगले 5 मिनट में किसी को नहीं मारा तो इस कैबिन के सभी लोगों को मार दिया जाएगा। तो सभी लोग इस बात से घबरा जाते हैं और ली से पूछने लगते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, जिस वजह से ली उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। ये सब कुछ तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि TWSA की बिगिनिंग में हुआ था, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि कुछ सही नहीं है। ली एक मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर है जो कि यहाँ पर अपीयर हो चुका है, पर आखिरकार अभी तक वो क्यों नहीं आया है? और अगर मुझे अच्छे से याद है तो मेरे हिसाब से वो किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकता है। तब वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके पीछे वाले कैबिन में किसी का मर्डर हो चुका है, जिस वजह से वो उस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए उस तरफ जाते हैं, पर कोई भी उस रास्ते को छू भी नहीं पाता क्योंकि जब तक सिनेरियो कंप्लीट नहीं होता तब तक ना ही कोई उस कैबिन के अंदर आ सकता है और ना ही उस कैबिन से बाहर जा सकता है। कुछ कैबिन्स के अंदर तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, बल्कि बाकी जगह तो लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो लगता है मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना ही पड़ेगा। तो चलो देखें कि अगर तुम अगले 5 मिनट तक कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी उन सबके सामने एक क्लासरूम की फुटेज आ जाती है जिनकी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी होती है, और हम देखते हैं एक एक करके वहाँ पर सभी लोग मरना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पर तभी एक लड़की अपनी एक साथी को मार देती है, जिस वजह से उस क्लासरूम में सिर्फ वही जिंदा बचती है। तो तुम लोगों को क्या लगता है, ये मजेदार है ना?
तब सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उनके साथ क्या होने वाला है। तब यू भी बहुत ज्यादा डरने लगती है। ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना कि वो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि जिन चीजों से मैं फेमिलियर हूँ और जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है कि वो स्टोरी का पार्ट है भी या नहीं, वो भी सब कुछ एक ही टाइम पर हो रहा है। काश मैं TWSA को दोबारा से पढ़ सकता तो मुझे पता लग जाता कि आखिरकार हो क्या रहा है। पर एक सेकंड रुको, ऑथर ने जो मुझे मेल भेजी है उसने उन्होंने एक अटैचमेंट भी भेजी थी ना। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे पूरी की पूरी नॉवेल सेंड कर दी है। क्या ये इल्लीगल शेयरिंग नहीं हुई? तो हम देखते हैं जैसे ही किम को उस नॉवल के बारे में पता लगता है वैसे उसके सामने गेम की तरह विंडोज खुल जाती हैं, क्योंकि उसे एक एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट मिल गया होता है और उसके साथ एक स्किल स्लॉट भी मिला होता है, जिस वजह से अब सिर्फ यही चीज फाइंड आउट करनी रह गई होती है कि उसे किस तरह का एट्रीब्यूट मिला है। पर हम देखते हैं वो उस एट्रीब्यूट विंडो को ओपन ही नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसे कोई अंदाजा नहीं होता कि उसकी एट्रीब्यूट और स्किल क्या है। तब वो उस चीज को छोड़ के पहले अटैचमेंट की फाइल को ओपन करने लगता है, जिसे खोलते ही उसका एट्रीब्यूट एक्टिवेट हो जाता है और उसके सामने लिखा हुआ आ जाता है कि अब वो और भी ज्यादा तेजी से चीजों को पढ़ पाएगा, जिस वजह से किम 1 मिनट से पहले ही TWSA के चैप्टर को पढ़ लेता है। यहाँ पर तो कैबिन नंबर 3707 लिखा हुआ है और मेरा कैबिन नंबर 3807 है, तो शायद इसी वजह से मुझे सब कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि जो कुछ भी TWSA के फर्स्ट चैप्टर में हुआ था वो उस कंपार्टमेंट में हुआ था जिसमें प्रोटैगनिस्ट था और वो हमारे कैबिन का पिछला कैबिन है। पर रुको जरा, तो आखिरकार 3807 कैबिन वाले लोगों का क्या हुआ था? तब किम को नोवेल पढ़ के पता चलता है कि आखिरी में उस कैबिन के अंदर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे और तब हम देखते हैं वहाँ पर मौजूद एक लड़का एक बंदे के ऊपर हमला कर देता है। मुझे याद आ गया है कि वो 2 लोग कौन थे जो कि बच गए थे, जिसका मतलब यू भी मर जाएगी, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी इस कैबिन में जिंदा नहीं रहने वाला। तब हान आकर उस लड़के को रोकने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उस बूढ़े आदमी को चोट ना पहुंचाए। क्या तुम देख नहीं सकते कि यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या तुमने उस सीन को नहीं देखा है? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आर्मी हमें बचाने नहीं आने वाली? हमें ये चूज करना ही होगा कि हमें जीने के लिए किसे मारना है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि हम सबसे ऊपर हैं, तो आखिरकार हम लोग एनिमल्स की तरह सरवाइव करने के लिए दूसरों को क्यों मारें? अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं इस बात पर एग्री करता, पर अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। इसमें या तो हमें मरना होगा या फिर मारना होगा, और आखिरकार जब हमारी लाइफ ही खतरे में होगी तो हमें कौन ही ब्लेम करेगा? तो इसलिए ध्यान से सोचो, क्योंकि जिस दुनिया को तुम जानते हो वो खत्म हो चुकी है और अब ये नई दुनिया बन गई है जहाँ पर हमें न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग चलना ही होगा। इसका नाम नामवून है और इसने सबसे जल्दी TWSA के वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया था और यही था जिसने लोगों की मोरालिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और लोगों को एहसास दिलाया था कि दुनिया बदल चुकी है। तब हम देखते हैं कुछ लोग उसकी बातों पर एग्री करते हैं और उस बूढ़े आदमी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब कुछ देख के मुझे एक लाइन याद आई है कि एग्जीक्यूशनर्स ने इलेक्ट्रिक चेयर का लीवर एक ही टाइम पर खींचा था ताकि वो ये चीज छुपा सके कि असलियत में प्रिजनर को किसने मारा था। और ये देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं नोवेल के उसी पार्ट को पढ़ रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये लोग किसी और वर्ल्ड में है और मैं सिर्फ इन्हें दूर से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ और नहीं कर पा रहा था। और ऐसा इस वजह से भी था क्योंकि अगर मैं बिना सोचे समझे मेन स्टोरी के अंदर दखल अंदाजी करूंगा तो स्टोरी पूरी तरह से बदल जाएगी, जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं चलेगा। पर क्या सच में मुझे उसे ऐसे ही मरने देना चाहिए? तो यू उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर किम उसे रोक लेता है और उसे समझाने लगता है कि अगर वो जाएगी तो वो लोग उसे भी मार देंगे। तो यू को देखकर किम को समझ में आ जाता है कि उस जैसे लोग कहीं भी शाइन कर सकते हैं, पर उसे पूरा विश्वास होता है कि यू भी उस स्टोरी को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि वो उस दुनिया की हीरोइन नहीं है, जिस वजह से वो यू को वहाँ से हिलने से मना करने लगता है और खुद आगे बढ़ने लगता है। क्या मैं अभी भी इसमें बहुत जल्दी इंटरफेयर कर रहा हूँ? मैंने पहले इसलिए इंटरफेयर नहीं किया था क्योंकि मैं पहले सही मूवमेंट के आने का इंतजार कर रहा था और वो मूवमेंट अब आ चुका है। तब हम देखते हैं पिछले दरवाजे से तेज रोशनी आने लगती है और किम उन लोगों की तरफ भागने लगता है क्योंकि अब उस सिनेरियो को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 7.5 मिनट बाकी होते हैं। तब पीछे आग लगने की वजह से वापस स्मोक भर जाती है, जिससे कि किम सीधा जाके नामवून के साथ टकरा जाता है, जिससे कि नामवून को गुस्सा आ जाता है और वो किम से इसका कारण पूछने लगता है। पर किम उसे इग्नोर करके कुछ ढूंढ रहा होता है, पर तभी उसे वहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है और वो उसके हाथ से उसके इंसेक्ट वाला डब्बा रख लेता है और उस लड़के को एक इंसेक्ट पकड़ा देता है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो,
उस इंसान को मारने का मतलब ये नहीं है कि तुम सभी लोग बच जाओगे, क्योंकि चाहे हम लोग उस इंसान को मार भी देंगे तो हमें सिर्फ थोड़ा सा टाइम ही मिलेगा। और आखिरकार उसके बाद क्या होगा? दुकावी ने कहा है कि हर एक पर्सन को जिंदा रहने के लिए किसी को मारना होगा, तो आखिरकार अब इसके बाद किसे मारेंगे? ये तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस चीज है कि हम लोग अगली बार तुम जैसे लूजर्स को मारने वाले हैं। और हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मरने के चांसेस वैसे भी 50-50 ही है। मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा ही कहने वाले हो। गाइस, जब हम इस चीज से बिना मर्डर बने बच सकते हैं तो आखिरकार हम अपनी लाइफ के साथ गैम्बलिंग क्यों करें? क्या तुम पागल हो? सिनेरियो में कहा गया था कि हमें किसी ह्यूमन बीइंग को मारना है। बिल्कुल भी नहीं। सिनेरियो में कहा गया है कि हमें एक या फिर एक से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना है, जिस वजह से हम इन इंसेक्ट्स को मार सकते हैं। तब जैसे ही सभी लोगों को अपने बचने का रास्ता दिखाई देता है, वैसे ही वो किम के ऊपर हमला कर देते हैं। मुझे लगा ही था कि अब ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, पर आखिरकार मुझे इसमें मजा क्यों आ रहा है? आखिरकार मैं हंस क्यों रहा हूँ? क्या मैं हमेशा से इस तरह का पर्सन था? तब किम अपने हाथ में रखे इंसेक्ट को मार देता है और बाकी इंसेक्ट्स को हवा में उड़ा देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारने की वजह से किम को 100 कॉइन्स मिल जाते हैं और सभी लोग उन इंसेक्ट्स को ढूंढने लगते हैं। तब किम देखता है कि सिनेरियो खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट ही बाकी है। आखिरकार तुमने ये क्यों किया? तो हमें वो इंसेक्ट्स दे भी सकते थे ना। मैंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि उस बॉक्स के अंदर सिर्फ 3 ही इंसेक्ट्स थे। तो क्या तुमने इस वजह से उन्हें फेंक दिया क्योंकि तुम्हें पता है कि हम सभी जिंदा नहीं बच सकते? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मजाक मत करो। जो भी दिमाग से सही होगा वो ऐसे स्टूपिड रीजन की वजह से ऐसा स्टंट नहीं करेगा। सच बताओ, तुम सभी लोगों को अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए लड़ते हुए देखना चाहते हो ना? तब किम को एहसास हो जाता है कि नोवल की तरह ही ये वाला नामवुन भी ऐसी सिचुएशंस को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। और तभी किम की स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से उसे उसके सामने वाले कैरेक्टर की प्रोफाइल दिख रही होती है और उसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है। इसका एट्रीब्यूट तो एजलोड है। TWSA में बहुत से नए बने एजलोड्स उन नाइटमेयर को हैंडल नहीं कर पाए थे जो कि रियलिटी बन गए थे, जिस वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। पर नामून उन सबसे अलग था, क्योंकि ये कोई मामूली एजलॉर्ड नहीं था। ये बहुत टाइम से ऐसे ही अपोकलिप्स का इंतजार कर रहा था और इसने बहुत जल्दी ही इस वर्ल्ड को अडेप्ट कर लिया था। और अब ये डेल्यूजनल डीमन मेरे साथ टीम अप करने में इंटरेस्टेड है। तब हमें यहाँ पर 3707 कैबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आग लग चुकी होती है और सिर्फ एक ही सर्वाइवर वहाँ पर जिंदा बचा होता है। तब यहाँ सभी लोग अभी भी इंसेक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं और किम नामवुन से हाथ मिलाने से मना कर देता है। अगर मैं इसके साथ टीम अप करूंगा तो मेरा सर्वाइवल गारंटेड है, पर मैंने TWS से पढ़ रखी है और मुझे इसके फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है। और अब जब मैंने इसे पास से देख लिया है तो मुझे एहसास हो गया है कि मुझे इस कैरेक्टर से कितनी ज्यादा नफरत है। तब नामवुन उस बूढ़े पर्सन को मारने जाने लगता है, क्योंकि वो उसे भी एक इंसेक्ट की तरह ही समझ रहा होता है। पर तभी किम उसे रोक देता है, जिस वजह से नामवुन को किम के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो किम के ऊपर हमला कर देता है। पर किम को पता होता है कि वो कौन सा मूव यूज करने वाला है, जिस वजह से वो उसके हमले से बच जाता है। तब नामवुन फिर से किम के ऊपर हमला कर देता है, पर किम उसके हमले को रोक देता है, जिस वजह से वो अपनी स्किल ग्रिम डार्क अवेकनिंग को एक्टिवेट कर देता है। पर किम उसे डॉज कर लेता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने अपनी स्किल को इतनी जल्दी एक्टिवेट कर लिया है, और शायद इसी वजह से साइकोपैथ होने की वजह से भी प्रोटैगनिस्ट ने इसे रिक्रूट कर लिया था। तो क्या मुझे उस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए? तब किम की नामवुन को लेकर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाती है और उसकी पर्सनल स्किल ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट अनलॉक हो जाती है, जिसके बारे में किम को कुछ समझ नहीं आता और नामवुन अंधाधुंध किम के ऊपर वार करना स्टार्ट कर देता है। पर किम उसके हर एक हमले से बच जाता है, क्योंकि उसकी ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट स्किल एक्टिवेट हो चुकी होती है, जिस वजह से उसे पहले ही पता लग रहा होता है कि नामवुन किस जगह पर हमला करने वाला है, जिस वजह से किम उसके हमलों से बच पा रहा होता है। सेकंड स्किल एक्टिवेट होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसके माइंड को पढ़ पा रहा हूँ, पर फिर भी मैं इसके हमलों को सिर्फ डॉज ही कर पा रहा हूँ। पर लगता है मुझे कुछ और देर तक इसे ऐसे ही रोक कर रखना पड़ेगा। तब हम देखते हैं सिर्फ 2 मिनट ही बचे होते हैं, जिसका एहसास नामवुन को भी हो जाता है और किम उस बूढ़े पर्सन को बचाने की कोशिश करने लगता है ताकि नामवुन उसे मार के इस सिनेरियो को क्लियर न कर ले। पर तभी नामवुन चाकू निकाल लेता है और अपनी नाइफ फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करके किम के हर्ट के ऊपर हमला कर देता है और किम बहुत मुश्किल से उसे डॉज कर पाता है, पर फिर भी उसके कंधे पर कट आ जाता है। तब किम उस बूढ़े पर्सन को वहाँ से
ले जाने लगता है। क्या मैं यहाँ पर अगर नामवुन से हार गया तो क्या मैं मर जाऊंगा? ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर काम करती है। पर रुको, दुनिया तो हमेशा से ही ऐसी थी। जंगल के लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा ही स्ट्रॉन्ग वीक को ही अपना निशाना बनाते हैं, तो इसलिए कुछ भी नहीं बदला है। बस रूल्स अब और ज्यादा क्लियर हो गए हैं। तो इसलिए अगर मुझे भी सरवाइव करना है तो मुझे भी उन रूल्स को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने हेजिटेट किया तो मैं मारा जाऊंगा। आखिरकार अब तुम क्यों रुक गए? क्या अब तुम्हारे पास भागने के लिए स्ट्रेंथ नहीं बची है? तो चलो फिर अब इसे जल्दी से खत्म कर दो, क्योंकि अब वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। क्या तुम्हें पता है कि इंसेक्ट्स के एग्स को भी ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है? आखिरकार तुम ये कौन से बकवास करने लग गए हो? मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा सच में होता है। तब किम एक और इंसेक्ट को मार देता है जिसके अंदर अंडे होते हैं, जिस वजह से किम को बहुत सारे बोनस कॉइन्स मिल जाते हैं और उसकी विंडो के ऊपर कॉइन यूसेज का ट्यूटोरियल आने लगता है। पर तभी नामवुन उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से किम उस ट्यूटोरियल को स्किप करके अपने 2700 कॉइन्स को अपने स्टेमिना में इन्वेस्ट कर लेता है, जिस वजह से उसका स्टेमिना सीधा लेवल 1 से लेवल 10 पहुंच जाता है और उसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से नामवुन का चाकू किम की चेस्ट को भेद ही नहीं पाता। आखिरकार ये कैसे हुआ? ग्रास होपर्स मीटिंग सीजन के दौरान 100 से भी ज्यादा अंडे देते हैं, तो इसलिए मैं नहीं मरने वाला हूँ, बल्कि तुम मरने वाले हो। तब नामवुन घबरा जाता है क्योंकि सिर्फ 1 ही मिनट बाकी होता है और वो अंधाधुंध किम के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर हम देखते हैं टाइम खत्म होने तक वो किम को बिल्कुल भी नहीं मार पाता और वहाँ पर बाकी मौजूद लोग भी मरने लगते हैं, जिस वजह से उस कैबिन में सिर्फ 5 लोग ही जिंदा बचते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं। तब यहाँ दोका भी वापिस आ जाता है और उसे ये देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है कि वहाँ पर इतनी लाशें गिरी हुई हैं और हम देखते हैं कि ली, सांगा, गिलियोंग, हान और किम जिंदा बच गए हैं। तब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। लोगों की लाइफ इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए तुम्हें मुझे भी बचाना चाहिए। आखिरकार मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? और वैसे भी जो तुम बोल रहे हो वो पुराने वर्ल्ड में होता था और तुम ही ने कहा था कि इस न्यू वर्ल्ड को न्यू रूल्स की जरूरत है। प्लीज मेरी बात मानो, मैं मरना नहीं चाहता। तब हम देखते हैं टाइम पूरा होने की वजह से नामवुन मर जाता है। तुमने सही कहा था नामवुन कि मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। मैं इन लोगों को बचा सकता था और अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे गिल्टी फील नहीं हो रहा है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। पर ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं इतना ज्यादा शांत कैसे हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हकीकत को जीने की जगह बस इस नॉवल को रीड कर रहा हूँ। तो सिस्टम किम को बताता है कि उसने एक ग्रास होपर और 123 ग्रास होपर के एग्स को मारा है और क्योंकि उसने नॉन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स को मारा है तो उसने जो कॉइन्स ऑब्टेन किए हैं वो हाफ हो जाएंगे। और अब अपने स्टैट्स को लेवल अप करने के बाद किम के पास सिर्फ 3500 कॉइन्स ही बचे हैं। तब किम को डेसीमेटर की अचीवमेंट मिल जाती है क्योंकि उसने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को मारा होता है, जिसके लिए उसे 300 कॉइन्स मिलते हैं और चैनल यूसेज फीस के तौर पर 100 कॉइन्स कट कर लिए जाते हैं। तब वो ट्रेन मूव करने लगती है। जिस दुनिया को हम जानते थे वो अब खत्म हो चुका है और एक नई दुनिया पैदा हो गई है और इस दुनिया में सिर्फ मैं ही ऐसा रीडर हूँ जिसे पता है कि ये दुनिया कैसे खत्म होने वाली है। तो सभी लोग देखते हैं बाहर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, जिस वजह से वो लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मॉन्स्टर ट्रेन पर हमला करने वाला है। पर ट्रेन रुकने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर ऐसा कुछ भी नहीं करता। इस स्नेक लाइक मॉन्स्टर को सी सरपेंट कहा जाता है और बाद में TWSA में हमें ये पता चलता है कि ये मॉन्स्टर ग्रेड 7 का है। TWSA की दुनिया सिनेरियोस को सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज करती है, तो इसलिए कोई भी क्रिएचर हम पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक वो सिनेरियो का पार्ट नहीं होगा, जिस वजह से हम सेफ हैं। और देखो यहाँ पर 21 स्टार्स हैं और इसी वजह से ये दुका भी बहुत ज्यादा खुश है। जितने ज्यादा स्टार्स होते हैं उतने ही ज्यादा कॉन्स्टिलेशन चैनल में ज्वाइन करते हैं। कॉन्स्टिलेशंस TWSA के बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बीइंग्स हैं और इस ट्रेजेडी के मास्टरमाइंड भी हैं जो कि यूनिवर्स के अराउंड सिनेरियोस को लाइव स्ट्रीम करके देखते हैं और दुकाबीज इन्हीं लाइव स्ट्रीम चैनल्स को चलाया करते हैं। और एक नए दुकाबी के लिए 21 व्यूअर्स होना एक बहुत बड़ी बात है। ओरिजिनल स्टोरी में नामवुन ने इस कैबिन के लगभग सभी लोगों को मार दिया था और अब क्योंकि मैंने उसे मरवा दिया है तो कुछ कॉन्स्टिलेशन मुझ पर भड़के हुए हैं और इस सिनेरियो की इंस्पेक्शन चल रही है, जिस वजह से मुझे पेमेंट नहीं मिल रही है। और अब जिस तरह इन कॉन्स्टिलेशंस की प्रेफरेंसेस आ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि अब कहानी स्टार्ट होने वाली है। ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना कि पिछले
पिछले दिन मैं इन्हीं कॉन्स्टिलेशंस को देख रहा था, पर आज ये मुझे देख रहे हैं। लगता है कुछ कॉन्स्टिलेशन मुझसे भी इम्प्रेस हुए हैं, जो कि मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शो को एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा आएगा जब ये अपनी लाइफ्स के बदले में एडमिशन फीस देंगे। तो यू किम का हालचाल पूछने लगती है और उसे थैंक यू कहने लगती है, क्योंकि किम ने उसकी तरफ इंसेक्ट वाला केज फेंका होता है, जिस वजह से उसके हाथ भी ग्रास हॉपर लग गया होता है। पर किम उसे बताता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था जो कि दोबारा से नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रही है, पर इसने अपनी समझदारी से इस सिनेरियो को सरवाइव कर लिया है, तो ये समझ जाएगी कि मैं इसे क्या बता रहा हूँ। मेरी चॉइस की वजह से कुछ लोग जिंदा बचे हैं और कुछ मर गए हैं, जिस वजह से मुझे उनके ग्रेटिट्यूड की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि हम 5 लोग बचेंगे। मुझे ली सी तो उम्मीद थी, पर मुझे बाकी सबका नहीं पता था। इस लड़के का नाम गिलियांग है ना, जो कि मेरे दिए गए ग्रास हॉपर की वजह से बच गया है। तो लगता है मुझे इसके साथ टीम अप करना पड़ेगा, और ये कोई सहानुभूति नहीं है, बल्कि मैं इसे एक पपेट की तरह इस्तेमाल करूंगा। चाहे ये शेमलेस दिखता हो, पर मुझे जिंदा रहने के लिए ये करना ही पड़ेगा। तब हम देखते हैं किम के अच्छे काम की वजह से कुछ कॉन्स्टिलेशन उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे 200 कॉइन्स दे देते हैं। तब दोकाबी सभी को बताता है कि नेक्स्ट केविन में भी एक बंदा पूरी तरह से पागल हो गया है, और यहाँ हान दोकाबी से पूछने लगता है कि क्या वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। तब दोकाबी उसे बाहर देखने के लिए कहता है और उसे पूछने लगता है कि क्या वो अभी भी बाहर जाना चाहता है, जिस वजह से हम देखते हैं हान सी सरपेंट को देखकर डर जाता है। वैसे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे तो इस कैबिन से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी, और फिर भी तुम लोगों ने फर्स्ट सिनेरियो को पार कर लिया है, और तुमने ये भी प्रूव कर दिया है कि तुम जैसे कीड़ों को भी जीने का अधिकार है, जिस वजह से तुम्हारी इस हार्डशिप का तुम्हें रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। और अब फर्स्ट सिनेरियो को क्लियर करने की वजह से तुम्हें कॉन्स्टिलेशन की तरफ से स्पॉन्सरशिप दी जाएगी। पर आखिरकार तुम लोग ये सब कुछ देख के खुश क्यों नहीं लग रहे हो? चलो फिर मैं तुम लोगों को इसके बारे में समझा देता हूँ। तुम लोग इस टाइम बहुत ज्यादा वीक हो, तो इसलिए अगर तुम इस तरह अगले सिनेरियो में जाओगे तो एक चूहे की तरह मारे जाओगे। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे ग्रेट बीइंग्स हैं जिनके दिल में तुम्हारे लिए दया है, और वो तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहते हैं। अब तुम्हें बात समझ में आई? तो किसी को भी अभी तक कुछ समझ नहीं आया होता, और लीफ फिर से पूछने लगता है कि आखिरकार उन्हें कौन स्पॉन्सर कर रहा है, जिस वजह से दुकाबी उन्हें खुद ये चीज एक्सपीरियंस करने के लिए कहता है। और उसके चुटकी बजाते ही उन सबके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। तो उस स्क्रीन में सबको स्पॉन्सर सिलेक्शन का ऑप्शन आने लगता है, जहाँ पर किम को 4 स्पॉन्सर्स आए होते हैं और यू को 2। तो यू इसके बारे में किम से पूछने लगती है, पर किम उसे बताता है कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, जिस वजह से उसे इसे एक एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह लेना चाहिए। हमें कॉन्स्टिलेशन सपोर्ट देते हैं, और स्पॉन्सर सिलेक्शन TWS एक मेन इवेंट है। स्पॉन्सर सिलेक्शन एक इस तरह का सिस्टम है जिसमें कॉन्स्टिलेशन दोकाबी के चैनल्स के थ्रू कुछ ह्यूमंस को चूज करते हैं, जो कि उनके इनकारनेशन होती है, और वो उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। पर कॉन्स्टिलेशन कभी भी अपना ट्रू नेम किसी को नहीं बताते हैं। वैसे TWSA के प्रोटैगनिस्ट को सबसे पहले 5 ऑप्शंस मिले थे, और मुझे सिर्फ 4 मिले हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। अब हमें कॉन्स्टिलेशन के निक नेम्स के जरिए उनकी आइडेंटिटीज के बारे में सोचना होगा, पर मेरे जैसे TWSA के रीडर के लिए ये आसान है। तो चलो फिर देखते हैं। पहला है द एविएसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन। ये बहुत ताकतवर कॉन्स्टिलेशन है, जो कि ब्लैक क्लाउड नाम के ग्रुप को लीड करता है, और जहाँ तक मुझे याद है इसका नाम बहुत ज्यादा बड़ा था। इसके इनकारनेशन को पावर लेवल में एडिशनल बूस्ट मिलता है, और जैसे कि हमें अर्नी सिनेरियोज में स्टैमिना और स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, तो इसे अपना स्पॉन्सर चुनना बहुत अच्छी चॉइस है। पर इसके बेनिफिट्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं, और हम जितना ज्यादा इस कॉन्स्टिलेशन की पावर का यूज करते हैं, उतने ज्यादा हम पागल होते जाते हैं और साइकोटिक किलर बन जाते हैं। वैसे तो ये एज लॉर्ड एट्रीब्यूट को सपोर्ट करता है, जिस वजह से इसने TWSA में नाम 1 को चुना था। तो आखिरकार इस बार इसने मुझे क्यों चूज किया है? मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो मैं इसे दोबारा से चूज नहीं करूंगा। तो मेरा सेकंड ऑप्शन है डिमोनिक जज ऑफ फायर, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। इसके नाम से सबको ऐसा लगता है कि ये एक डीमन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इसके नाम में फायर और जज नाम के वर्ड्स हैं, वो ये इंडिकेट करती है कि ये फायर के थ्रू जजमेंट करती है, जिसका मतलब ये आर्क एंजल यूरियल है। मुझे याद है कि किसी ने इस कॉन्स्टिलेशन को अपना स्पॉन्सर चुना था। यूरियल कोई बैड चॉइस नहीं है, पर उससे पहले मुझे अपने बाकी ऑप्शंस को भी देख लेना चाहिए। कॉन्स्टिलेशन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो अच्छे वाले कॉन्स्टिलेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, पर ये जिसे भी स्पॉन्सर करते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। और तीसरा है सीक्रेटिव प्लॉटर। मैंने TWS काफी बार पढ़ी है, पर
पर मैंने ये ऑप्शन कभी भी नहीं देखा। क्या ये ऐसा कॉन्स्टिलेशन है जिसके बारे में अभी बताया गया है? पर मुझे इतना तो पता है कि ये कोई ताकतवर बंदा तो नहीं है, जिस वजह से हम लोग अपने लास्ट वाले ऑप्शन पर चलते हैं, जो कि है द प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अभी स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। प्रिजनर चाहे सुनने में नेगेटिव लगता हो, पर हमें गोल्डन हेडबैंड पर ध्यान देना चाहिए, जिसका मतलब है स्मॉलेस्ट प्रिजन इन द वर्ल्ड। ये वो है जो कि माउंट ओहागियो का ओनर है, जो कि बाइंडिंग हेड शेकल के पेन के साथ रहता है। ये वो हैंडसम मंकी किंग है जिसके गोल्डन गेज है और फ्यूरी आईज है। और ये ग्रेट सेज हेवन सीक्वल सन वुकोंग है। इसके पास इतनी पावर है कि ये एक ही स्विंग में 100 इनकारनेशन को क्रश कर सकता है और एक लाइटनिंग बॉल में 1000 मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकता है। पर आखिरकार इतना पावरफुल कॉन्स्टिलेशन मुझ में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? तो अगर मैं इतने पावरफुल कॉन्स्टिलेशन को चूज करूंगा तो क्या मैं प्रोटैगनिस्ट को हरा पाऊंगा? तो सभी लोग, अब स्पॉन्सर सिलेक्शन खत्म हो चुका है और मैं देख रहा हूँ कि किसी ने बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चॉइस की है। पर आप बाकी लोग चिंता मत करो, क्योंकि आगे और भी मौके आएंगे। तो अब जब सबने स्पॉन्सर्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो चलो फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि मुझे अगले सिनेरियो को तैयार करना है। तो इसलिए अब मैं तुम्हें 10 मिनट में मिलूंगा। तब किम सभी को इकट्ठा होने के लिए कहता है और ली किम के साथ हाथ मिला के खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिससे कि किम को उसकी पावर का एहसास हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो TWSA के अर्ली स्टेज में टैंकर क्यों था, जिस वजह से वो ली को रिक्रूट करने का सोचता है। तो ली किम को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहने लगता है और हान भी किम की तारीफ करने लगता है, जिस वजह से किम उसे नाम से बुलाता है। पर हान उसे उसकी इज्जत करने के लिए कहता है, क्योंकि वो ओहदे में उससे बड़ा होता है और उसे इसके बारे में लेक्चर देने लगता है। पर किम उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। क्या तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वो बेकार सी कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है? और हाँ, ये बस इसके लिए नहीं है, तुम लोगों को भी अब होश में आना होगा। जैसे कि दुकाबी ने कहा था कि ये कोई जोक नहीं है, वैसे मुझे भी लग रहा है कि तुम लोगों को एहसास हो गया है कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो क्या किसी को इस पर कोई शक है? तब हम देखते हैं कोई भी इसका जवाब नहीं देता और ली किम से पूछने लगता है कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस वजह से किम की स्क्रीन पे आने लगता है कि ली अब उस पर ट्रस्ट करता है और ली को लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो गई है। तब किम सभी को बाहर चलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बाहर अभी भी सी सर्पेंट घूम रहा होता है और वो किम को बताने लगते हैं कि अगर वो लोग बाहर जाएंगे तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। पर तभी उनके साथ वाले डब्बे में से कोई उनके कैबिन के दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या नेक्स्ट सिनेरियो स्टार्ट हो गया? दुकाबी तो अभी तक आया ही नहीं है, जिसका मतलब दूसरी साइड वो पर्सन है जो कि कैबिन नंबर 3707 में अकेला बचा है और वो और कोई नहीं, इस चोरी का ट्रू प्रोटैगनिस्ट है जो कि इसी तरफ आ रहा है। गाइस, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से अभी नहीं निकले तो हम नेक्स्ट सिनेरियो से पहले मारे जाएंगे। किम, आखिरकार हम बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या पता जो उस दरवाजे की दूसरी तरफ हो वो हमारा दुश्मन ना हो। वो पर्सन वो सर्वाइवर है जिसने उस कैबिन के सभी लोगों को मार दिया है। तो क्या तुम लोग अभी भी उससे मिलना चाहते हो? तो ये सुनते ही वो लोग वो दरवाजा ढूंढने लगते हैं जहाँ से वो बाहर निकल सके, क्योंकि सिनेरियो एंड होने की वजह से वो इनविंसिबल फोर्स गायब हो चुकी होती है, जो कि उन्हें दरवाजे के आर पार नहीं जाने दे रही होती। तो ली को एक दरवाजा मिल जाता है और हम देखते हैं वो प्रोटैगनिस्ट उस दरवाजे को तोड़ने में लगा होता है। तब हम देखते हैं कि जो दरवाजा उन्हें मिला होता है वो भी टूटा हुआ होता है, पर उनके पास और कोई चांस नहीं होता, जिस वजह से किम अपने 4500 कॉइन्स को देखने लगता है और ये सोचे लग कि क्या उसे उन कॉइन्स को अपनी स्ट्रेंथ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बाद में उसे कॉइन्स की जरूरत पड़ सकती है। पर तभी उसका ध्यान ली की तरफ जाता है और उसके सामने उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल खुल जाती है, जिस वजह से वो ली को अपनी स्किल को यूज करने के लिए कहता है। तो ली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से किम उसे समझाता है कि जब उसने पहले अपनी एट्रीब्यूट विंडो खोली थी तब उसने उसकी स्किल्स को चेक कर लिया था। तब ली को अपनी स्किल का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा होता, जिस वजह से किम उसे बस इमेजिन करने के लिए कहता है और हम देखते हैं ली अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से ली किम पर और ज्यादा भरोसा करने लगता है। तब किम सभी को भागने के लिए कहता है, पर उसे एहसास हो गया होता है कि कुछ होने वाला है, जिस वजह से हम देखते हैं दुकाबी उसके सामने आ जाता है। मैंने तुम लोगों को पहले ही अंदर रहने के लिए कहा था, पर तुम लोग फिर भी बाहर आ गए, और ऊपर से मैंने तो अभी तक नेक्स्ट सिनेरियो तैयार भी नहीं किया है। लगता है अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तुम लोग सच में बहुत ज्यादा लकी हो। तब हम देखते हैं दुकाबी सेकंड सिनेरियो स्टार्ट कर देता है, जो कि एक सब सिनेरियो होता है, जिसमें उन्हें ब्रिज के कोलैप्स करने से पहले स्टेशन तक पहुंचना होता है और उसके लिए उनके पास 20 मिनट्स होते हैं। तो यू किम से पूछने लगती है कि यहाँ पर ब्रिज के टूटने के बारे में क्यों लिखा है, पर हम देखते हैं किम सभी को भागने के लिए कहता है। ब्रिज अभी भी इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग ट्रेन से जल्दी उतर गए हैं, जिसका मतलब ब्रिज बहुत जल्दी टूटने वाला है। और चाहे ऐसा लग रहा हो कि मैंने दुकाबी को धोखा दे दिया है, पर इस सिनेरियो को रूल्स के बिना कंप्लीट करना इम्पॉसिबल
पागल है। तो हम देखते हैं जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे सी सरपेंट उनके सामने आ जाते हैं और ब्रिज की तरफ जाने लगता है ताकि वो ब्रिज को तोड़ सके। सी सरपेंट ने तो स्टोरी में इतनी जल्दी इनकार्नेशन पर हमला नहीं किया था, तो ये पक्का यहाँ पर ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने आया है। हम लोग बस 183 मीटर दूर हैं, पर अगर हम इस स्पीड से ही चलते रहे तो हम ब्रिज टूटने से पहले इसे क्रॉस कर लेंगे। अगर ये गेम इतनी आसान हो जाएगी तो इसमें मजा कैसे आएगा, जिसका मतलब तुम इसे सेफली तो पार नहीं कर सकते। तो चलो फिर चीजों को थोड़ा बदला जाए। तो हम देखते हैं उस सिनेरियो की डिफिकल्टी ई से डी हो जाती है, जिससे कि ट्रेन में पड़े हुए मुर्दे जिंदा होने लगते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब हम देखते हैं ली और गिलियांग स्टेशन पहुंच चुके होते हैं और ज़ॉम्बीज किम, यू और हान को घेर लेते हैं और सी सरपेंट भी उन पर हमला कर देता है। तो यहाँ किम, हान और यू बच जाते हैं, पर वो ब्रिज टूट गया होता है जिस वजह से उनके पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही होगा, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हान और यू बच जाएंगे। गिलियांग और ली दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं, पर आखिरकार अब हम लोग वहाँ पर कैसे जाएंगे? तब हम देखते हैं किसी को कॉन्स्टेलेशन की ब्लेसिंग मिलती है, जिससे कि ड्यूस एक्ट मशीना स्टार्ट हो जाता है, जिसका मतलब होता है ब्रिज ऑफ इवन नंबर्स। और वो एक ऐसा ब्रिज होता है जो कि लाइट से बना होता है, जिसे सिर्फ इवन नंबर के लोग ही क्रॉस कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो वो ब्रिज टूट जाएगा। तब किम ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और यू किम को बताती है कि उसके माइंड में अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ड्यू एक्स मशीना एक ऐसी पावर है जो कि कॉन्स्टेलेशन को ग्रेट कॉस्ट के जरिए सिनेरियो के अंदर डायरेक्टली इंटरफेयर करने की परमिशन देती है। तो क्या यूके सपोर्टिव कॉन्स्टेलेशन ने उसे बचाने के लिए ये सब कुछ किया है? पर ये चीज तो बहुत ज्यादा रेयर है। आखिर कौन सा कॉन्स्टेलेशन इसे सपोर्ट कर रहा है? तब किम यू की कैरेक्टर प्रोफाइल देखने की कोशिश करने लगता है, पर वो उसे एसेस नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसे लग रहा होता है कि शायद यू के पास कोई मेंटल बैरियर स्किल है, पर उसे ये भी यकीन होता है कि कोई भी इतनी जल्दी उस स्किल को हासिल नहीं कर सकता। तो यू किम को बचने के लिए कहती है, क्योंकि नामव्यून का ज़ॉम्बी किम पर हमला कर देता है, जिसे लात मार के किम बच जाता है। ये टाइम सोचने का नहीं है, क्योंकि मेरे सामने टायर 9 ह्यूमनॉइड डीमन है, जो कि एक ऐसी म्यूटेंट स्पीशीज है जिसे ब्लैक ईथर ने इन्फेक्ट किया है। जब एक नॉर्मल ह्यूमनॉइड डीमन बनता है तो वो ज़ॉम्बी से बिल्कुल अलग नहीं होता है, पर अगर वो ज़ॉम्बी पहले से ही पावरफुल हो तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और इस टाइम तो मेरे सामने नामवुन है, जो कि बिल्कुल पागल है। तब किम ओमनीसेंट रीडर व्यू पॉइंट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि वो नामवुन के मूव्स को पहले से ही जान सके, पर क्योंकि नामवुन के पास अब कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है तो किम की वो स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करे। और उसे पता होता है कि ब्रिज को सिर्फ 2 लोग ही पार कर सकते हैं, जिस वजह से किसी को पीछे रुककर मरना होगा। तब किम यू को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर तभी वो देखता है कि हान ने यू को पहले से ही उठा लिया होता है और वो किम को वहाँ छोड़कर भाग जाता है, जिससे कि किम खुद हैरान हो जाता है। तब सीक्रेटिव प्लॉटर कॉन्स्टेलेशन किम की इस फुलिशनेस से इम्प्रेस हो जाता है और डिमोनिक जज ऑफ फायर भी उसकी सेल्फलेसनेस देखकर इम्प्रेस हो जाता है, जिस वजह से उसे 100 कॉइंस मिल जाते हैं। तब किम हान की प्रोफाइल को भी चेक करने लगता है, पर वो उसे भी असेस नहीं कर पा रहा होता। ये जिस तरह से भाग रहा है उस हिसाब से ये 1 लेग स्विफ्ट फुट इस्तेमाल कर रहा है, जो कि लिम्पिंग ट्रिक्स्टर नाम के कॉन्स्टेलेशन से बिलोंग करता है। और वो कॉन्स्टेलेशन कभी भी अपनी इनकारनेशन को मेंटल बैरियर स्टिग्मा नहीं देता है, और इस हिसाब से हान के पास वो स्किल नहीं हो सकती। तो फिर मेरी स्किल का हान और यू पर काम ना करने का एक ही रीजन हो सकता है कि ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि TWSA में नहीं थे, जिस वजह से मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब किम ज़ॉम्बीज से घिर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो ब्रिज को कैसे क्रॉस करे। तब वो एक ज़ॉम्बी को अपने साथ ले जाने का सोच रहा होता है, पर उसे पूरा यकीन होता है कि वो भी काम नहीं करने वाला और अब उसके पास सिर्फ 15 मिनट ही बचे होते हैं। तुम तो सच में बहुत कमाल कर रहे हो। तो कॉन्स्टेलेशन कोई इस पुअर इनकारनेशन को ब्लेस करना चाहता है तो कोई नहीं करना चाहता, ये तो बहुत बुरी बात है। तो यहाँ किम उनसे बचते बचते थक चुका होता है और उसे लगने लगता है कि वो इस बार पक्का मरेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं होती है। पर तभी उसकी एक और स्किल बुकमार्क एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बारे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब हम देखते हैं कि उसके बुकमार्क में 3 स्लॉट्स दिखाए जा रहे होते हैं, जिसमें से पहला स्लॉट नामवुन का होता है, दूसरा
दूसरा ली का और तीसरा खाली होता है। तब किम को भी इस बुकमार्क स्किल के बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उसने आज तक कभी भी TWSA में इस स्किल के बारे में नहीं सुना होता। पर उसे देखकर समझ में आ गया होता है कि वो स्किल कैसे काम करती है, जिस वजह से वो पहले बुकमार्क को एक्टिवेट कर लेता है। और क्योंकि बुकमार्क स्किल का लेवल कम होता है तो उसका एक्टिवेशन टाइम सिर्फ 1 मिनट होता है। तब किम को पता चलता है कि नामवुन की कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग कम होने के कारण उस कैरेक्टर की स्किल पार्शियली एक्टिवेट होती है, जिस वजह से किम नामवुन की ग्रिम डार्क स्किल को एक्टिवेट कर देता है और नामवुन को बीच में से काट देता है, जिस वजह से उसकी नामवुन को लेकर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाती है और उसकी बुकमार्क स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है। तब किम के पास सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं और वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है, पर अभी भी उसके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। पर अभी भी उसे अपने बचने पर पूरा भरोसा होता है, क्योंकि अब TWSA के प्रोटैगनिस्ट के आने का वक्त हो चुका होता है। तब हम देखते हैं TWSA का प्रोटैगनिस्ट युंग योक वहाँ पर आ जाता है और उन ज़ॉम्बीज को मारना स्टार्ट कर देता है। तब उसकी प्रेजेंस को महसूस करके सभी लोग घबरा जाते हैं और वो बड़ी आसानी से ज़ॉम्बीज को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। क्या मुझे इस बंदे का सामना करना है? मैं तो इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाऊंगा। तब युंग ह्योक किम से उसके बारे में पूछने लगता है और किम उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल को देखने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की होती है। तब युंग ह्योक किम को गले से पकड़कर उसे हवा में लटका देता है और उसे पूछने लगता है कि वो आखिरकार अभी तक जिंदा कैसे बचा है। ये वो बंदा है जिसने अपोकलिप्स से बचने के लिए सबसे पहला मेथड यूज किया है और ये उसमें सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि ये एक रिग्रेसर है। यंग ह्योक ही वो बंदा है जो कि एक ऐसी ट्रेजेडी को स्टार्ट करेगा जो कि इस दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख देगी। तो यहाँ स्टेशन के बाहर बैरियर लग चुका होता है, जिस वजह से किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा होता कि बाहर क्या चल रहा है और यहाँ किम की हवा टाइट हो चुकी होती है। आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? ये तो अभी से ही ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है, ऐसा वैसे हो भी क्यों ना। आखिरकार ये प्रोटैगनिस्ट जो है। तब किम उसे अपना नाम बता देता है और जुंग योक किम को एक जोरदार पंच मारता है। तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसका मतलब तुमने कॉइन्स को अच्छे से यूज करना सीख लिया है। और लगता है तुमने भी। आखिरकार ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? हमने तो अभी तक सिर्फ एक ही मिशन क्लियर किया है। आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है? ये तो वो वर्स्ट सिनेरियो है जिसे मैं चाहता ही नहीं था कि वो कभी आए। TWSA के शुरुआती चैप्टर्स में जुंग योक बहुत ज्यादा डेंजरस कैरेक्टर था, क्योंकि उसने 3 बार रिग्रेस्ड होने के बाद अपनी ह्यूमैनिटी खो दी थी, जिस वजह से अब ये कुछ भी कर सकता है। तब किम युंग योक को उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए कहता है, जिस वजह से युंग योक उसे एक और मुक्का मारता है, पर इस बार किम ने उसके मुक्के को रोक लिया होता है। माफ कर देना प्रो गेमर जुंग योक, पर तुम मुझसे छोटे हो, जिस वजह से तुम्हें मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। तब जुंग योक किम के मुंह से अपना नाम सुन के थोड़ा कॉशियस हो जाता है। आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? क्योंकि मैं गेम कंपनी के लिए काम करता हूँ जिसमें तुम बहुत ज्यादा फेमस हो और मैं तुम्हारा फैन हूँ। वैसे ये एक झूठ है, क्योंकि युंग योक TWSA का फिक्शनल कैरेक्टर है और वो सिर्फ नोवेल में ही फेमस है। पर एक चीज सच है कि मैं इसका फैन हुआ करता था। मैं इसे पसंद करता था, इससे नफरत करता था और इसे चीयर करता था। तुम मेरे फैन हो? काफी टाइम से मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना, पर माफ कर देना, इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। और अब मेरे सवाल का जवाब दो, आखिरकार तुम उस सबवे में कैसे बचे? अगर मैं तुम्हें इसका जवाब दे दूंगा तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? ये तो तुम्हारे आंसर पर डिपेंड करता है। ये झूठ कह रहा है और मैं ये इसका चेहरा देखकर बता सकता हूँ। तो आखिरकार अब मैं इसे ऐसा क्या कहूँ जिस वजह से ये रिग्रेसर मुझे जिंदा छोड़ दे? तब हम देखते हैं जुंग योक को लेकर किम की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हाई होती है, जिस वजह से उसकी स्किल ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 2 पर पहुंच जाती है। और जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है, वैसे ही उसे जुंग योक के दिमाग में चल रही बातें सुनाई देने लगती हैं। सिर्फ ली और नामवुन को ही जिंदा रहना था, तो आखिरकार नामवुन कैसे मर गया और ये जिंदा कैसे रह गई? आखिरकार ये बंदा है कौन? अगर ये एक थ्रेट है तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी ताकि मैं इसे मार सकूं। मेरे इंसेक्ट्स को मारकर सिनेरियो को क्लियर किया है और मैं बस लकी था क्योंकि वो इंसेक्ट मेरे हाथ लग गए थे। ये सुनकर ये पक्का शॉक हो जाएगा, क्योंकि इसे भी पता है कि सिर्फ नामवुन और ली ही बचने चाहिए थे। तो क्या इसका मतलब फ्यूचर चेंज हो गया? क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? क्या ये इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने लोगों को एक्सप्लोजन के जरिए मारना स्टार्ट कर दिया? पर फिर भी कुछ सही नहीं है। एक न्यूबी के तौर पर ये काफी ज्यादा शांत लग रहा है। ये पूरी दुनिया बदल चुकी है, पर फिर भी इसे हैरानी नहीं हो रही है, जिसका मतलब इसी ने नामवुन को मारा है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो, जिस वजह से हम लोग स्टेशन के अंदर जा सके, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं
बचाए। तब जुंगयोक इसके लिए मना कर देता है और किम के ऊपर अपनी एसएस ग्रेड स्किल द आई ऑफ सेज का यूज करने लगता है। आई ऑफ सेज सिर्फ दूसरे बंदे की एट्रीब्यूट विंडो ही शो नहीं करती है, बल्कि उसकी हिडन इंफॉर्मेशन भी दिखा देती है, जिस वजह से ये हाईएस्ट ग्रेड डिटेक्शन स्किल है। और मैं काफी टाइम से यही सोच रहा था कि ये आखिरकार उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। पर रुको, शायद ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे अपने एट्रीब्यूट्स और स्किल्स के बारे में नहीं पता है, और अगर जुंगयोक इसके बारे में पता कर लेगा तो मुझे भी इसके बारे में पता लग जाएगा। पर तभी हम देखते हैं अचानक से किम की एक पर्सनल स्किल फोर्थ वॉल एक्टिवेट हो जाती है, जो कि आई ऑफ सेज को कैंसिल कर देती है, जिसे देखकर किम को खुद यकीन नहीं होता। और हम देखते हैं अब उनके पास ब्रिज को क्रॉस करने के लिए सिर्फ 2 मिनट्स और 14 सेकंड्स बचे होते हैं। आखिरकार ये क्या हो गया? मेरे पास कोई ऐसी स्किल है जो कि द आई ऑफ सेज को कैंसिल कर सकती है। पहले वो बुक मार्क और अब ये फोर्थ वॉल। आखिरकार ये चल क्या रहा है? लगता है अब मुझे इसे यहाँ पर मारना ही पड़ेगा। इससे तो चीजें और ज्यादा बिगड़ गई हैं, जिस वजह से ये अब मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। तो मुझे अब अपने गेम प्लान को चेंज करना होगा। जुंगयोक, तुम्हें भरोसेमंद साथियों की जरूरत है क्योंकि तुम अकेले सिनेरियो 46 को क्लियर नहीं कर सकते और तुम इसके बारे में जानते हो। आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? क्या तुम भी रिग्रेसर हो? इस टाइम ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम ये इम्पोर्टेंट है कि तुम मुझे यूज कर सकते हो। ये कोई रिग्रेसर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे इसके बारे में पहले से पता होता। तब किम जुंगयोक को समझाने लगता है कि वो एक ऐसा फ्यूचर जानता है जिसे वो नहीं देख सकता, जिस वजह से जुंगयोक उसके ऊपर लाइट डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करने लगता है और उसे एहसास हो जाता है कि किम बिल्कुल सच कह रहा है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि किम एक प्रॉफिट है जो कि फ्यूचर में देखने की ताकत रखते हैं और उनके पास हर एक डिटेक्शन स्किल को न्यूट्रलाइज करने की पावर होती है। तो इसका मतलब तुम फ्यूचर साइट का इस्तेमाल कर सकते हो? कुछ ऐसा ही समझ लो। तो इसका मतलब तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर आऊंगा। तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो जुंगयोक। मुझे पता है कि तुम्हारे पास स्पेशल पावर है और तुम्हें ये भी पता है कि आखिरकार फ्यूचर में क्या होने वाला है। पर अब तक तुम्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि तुम्हारे पास फ्यूचर को जानने की पूरी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मुझे अपना साथी बना लो ताकि मैं तुम्हारी उस फ्यूचर की नॉलेज को पूरा कर सकूं। रिग्रेसर फ्यूचर को इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बार बार अपनी जिंदगी को जीते हैं और जब वो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करते हैं तो उनका फ्यूचर भी चेंज हो जाता है। और इसलिए जब कोई रिग्रेसर किसी ऐसी फ्यूचर की तरफ पहुंचता है जो कि उसे पसंद नहीं है, तो वो पास्ट को रिपीट करके सब कुछ चेंज कर देते हैं, जिस वजह से जुंगयोक को ये बहुत अच्छा लगेगा कि उसके साथ कोई ऐसा हो जो कि उसे उसका फ्यूचर बता सके, जिस वजह से मैं इसके लिए एक प्रॉफिट की तरह एक्ट कर सकता हूँ क्योंकि सिर्फ मुझे ही इस स्टोरी के बारे में पता है। अगर ये सच में एक प्रॉफिट है तो इसे साथ में लेकर जाना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसकी मदद से मैं सिर्फ सिनेरियो 46 को ही नहीं ज़रस्त्रा की लड़ाई को भी जीत सकता हूँ। पर क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ? तब हम देखते हैं सिनेरियो सिर्फ 40 सेकंड्स का ही बचा होता है और जुंगयोक ये डिसाइड कर लेता है कि वो किम को अपना साथी बना कर रहेगा, जिस वजह से वो उसे गले से पकड़े हुए ही ब्रिज को क्रॉस करने लगता है और किम ज्यादा कंसंट्रेशन यूज करने की वजह से थक चुका होता है, जिस वजह से उसकी ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट वाली स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है। तब वो लोग स्टेशन के बाहर पहुंच जाते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी क्वेश्चन है। अगर तुम सच में एक प्रॉफिट हो तो तुम अपना फ्यूचर तो जरूर देख सकते होगे ना? ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं अब तुम्हें यहाँ से नीचे फेंकने वाला हूँ या नहीं? ये एक साइकोपैथ है और मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। मैं तुम्हें कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इक्वली ट्रीट करो। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो तुम्हें भी मेरा साथ देना ही पड़ेगा। ऐसी बात है? तो तुम्हारा जवाब क्या है? अब मुझे छोड़ दो और यहाँ से दफा हो जाओ। तब जुंगयोक सच में उसे छोड़ देता है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम सच में एक प्रॉफिट हो। तब हम देखते हैं वो सी सर्पेंट किम को खा जाता है, जिस वजह से वो सिनेरियो को क्लियर करने में फेल हो जाता है। तब यहाँ किम अपनी सांस रोकते हुए सी सर्पेंट के पेट के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। जुंगयोक एक साइकोपैथ है और हम साथी बनने वाले हैं। आखिरकार वो करना क्या चाहता था? क्या ये किसी तरह का टेस्ट है जिसमें वो देखना चाहता है कि मैं उसका साथी बनने के लायक हूँ या नहीं? वैसे मैं समझ सकता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब वो अपने पहले राउंड में फेल हुआ था तब से उसने कोई भी सच्चा साथी नहीं बनाया है और एक रिग्रेसर के तौर पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से लोग उसे अपना सेवियर मानते हैं और इसी वजह से वो एक लोन वुल्फ बन चुका है, जिस वजह से सारे ह्यूमंस या तो उसके साथ है या फिर उसके एनिमीज हैं। तो इसका मतलब ये पक्का एक टेस्ट ही है जिसमें वो चाहता है कि मैं ये प्रूफ करूं कि मैं उसके इक्वल रहने के काबिल हूँ। तब किम अपने
मैसेज लॉग को ओपन कर लेता है जिसमें लिखा होता है कि उसने सिनेरियो को क्लियर नहीं किया है और कुछ कॉन्स्टलेशंस को उसका डिसीजन पसंद आया होता है जिस वजह से उसे कॉइन मिले होते हैं। पर सीक्रेटिव प्लॉटर उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ होता है। तब वो सी सर्पेंट मूव करने लगता है। TWSA के अकॉर्डिंग सी सर्पेंट का पेट किसी को निगलने के 3 घंटे बाद एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिसका मतलब अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ क्योंकि अभी तो चीजें मजेदार हो रही थी, पर तुम मुझे यहाँ पर ज्यादा परेशान नहीं लग रहे। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बस मेरा इंतजार करो जुंगयोक, क्योंकि मैं यहाँ से सिर्फ जिंदा ही नहीं निकलूंगा बल्कि उस पावर को भी हासिल करूंगा जिससे कि मैं तुम्हारे इक्वल पहुँच सकूं, ताकि तुम्हारे पास मुझे अपना साथी बनाने के अलावा कोई चारा ही ना बचे। आखिरकार तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? वो इस वजह से क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ कॉइन्स लेने हैं, क्योंकि मैं सिनेरियो में फेल हो गया हूँ और उसके पेनल्टी के तौर पर मुझे तुम्हें कॉइन्स देने पड़ेंगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी जान लेने आया हूँ। अगर तुम मेरी जान लेने आए हो तो पिछले सिनेरियो की फेल होने की पेनल्टी डेथ होनी चाहिए थी, पर वहाँ तो 3 क्वेश्चन मार्क्स थे जिस वजह से हम नेगोशिएशन तो कर सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ क्योंकि तुमने इतने से क्लू से ये सोच लिया है और इसीलिए कॉन्स्टलेशन भी तुम में इंटरेस्टेड है। तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुम कॉइन्स का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल सकते हो, तो इसलिए मैं तुमसे 5100 कॉइन्स लूंगा। ये मजाक कर रहा है? मेरे पास तो इतने ही कॉइन्स हैं। ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। ऐसी बात है तो फिर जाओ और मर जाओ। तो फिर ठीक है, मार दो मुझे। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि मुझे मार डालो, पर तुम ऐसा कर नहीं सकते ना। ये मुझे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वजह से इसके चैनल पर बहुत सारे व्यूअर्स आ रहे हैं और अगर इसे मुझे मारना ही होता तो ये मुझे यहाँ पर मिलने तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आखिरकार तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो? लो ग्रेड दुकाबी बी हियोंग, आखिरकार तुम्हारा स्ट्रीमर के तौर पर करियर कैसा चल रहा है? तब दुकाबी ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि किम को उसका असली नाम पता है और यहाँ कॉन्स्टलेशन भी किम को लेकर सस्पिशियस होने लगते हैं, जिस वजह से किम दुकाबी को कुछ टाइम के लिए चैनल को बंद करने के लिए कहता है ताकि वो लोग बात कर सकें। तब दुकाबी चैनल को बंद कर देता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार एक ह्यूमन के तौर पर उसे स्टार स्ट्रीम के बारे में कैसे पता है। तब हमें पता चलता है स्टार स्ट्रीम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए पूरी गैलेक्सी में फुटेज ब्रॉडकास्ट होती है और जो उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्हें कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, जो कि बहुत दूर दूर रहते हैं और जिन्हें वो देख रहे होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं। दुकाबीज को वहाँ पर स्ट्रीमर्स कहा जाता है जो कि एक तरह के स्टोरी टेलर्स होते हैं। अभी इस टाइम ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम दुकाबी किंग बनना चाहते हो? क्या तुम डॉग गाक और गिरडाल को सरपास करके बेस्ट स्ट्रीमर नहीं बनना चाहते? तो इसलिए दुकाबी बी हियोंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लो और उसके बाद मैं तुम्हें दुकाबी किंग बना दूंगा। तब दुकाबी जोर जोर से हंसने लगता है तुम पागल हो चुके हो। मुझे तो तभी इस बात का एहसास हो जाना चाहिए था जब तुमने स्पॉन्सर सिलेक्शन में किसी को भी अपना स्पॉन्सर सिलेक्ट नहीं किया था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें स्टार स्ट्रीम के बारे में कैसे पता है, पर मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक दुकाबी हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारा सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं बन सकता। लगता है तुम मेरी बात समझे नहीं। मैंने तुम्हें अपना स्पॉन्सर बनने के लिए नहीं कहा है। मैं तुम्हारी पावर के पीछे नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे चैनल के पीछे हूँ। आखिरकार तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं तुम्हारे चैनल के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। रुको जरा, क्या तुम उसे ये कहना चाह रहे हो कि तुम मेरे साथ स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हो? तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कॉन्स्टलेशन और दुकाबीज के बीच में बनता है, जिसमें कुछ कॉइन्स के बदले में दुकाबी उन इनकारनेशंस को अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट करते हैं जिन्हें कॉन्स्टलेशन ने चुना होता है और इसके बदले में दुकाबी को इनकारनेशन के कमाए हुए कॉइन्स में से शेयर मिलता है। वैसे तो इनकारनेशन का कॉइन्स के साथ कोई लेना देना नहीं है और चाहे उन्हें स्पॉन्सर किया जाता हो, पर सच तो ये है कि कॉन्स्टलेशन इनकारनेशंस को स्लेव्स की तरह मानते हैं। तुम कुछ ज्यादा बहकी बातें कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुमने इसके बारे में कहां से सुना है, पर आखिरकार एक मामूली से ह्यूमर की स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट को मेंशन करने की हिम्मत कैसे हुई, और वो भी तब जब तुम्हारे पास कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन भी नहीं है। यही तो रीजन है जिस वजह से तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कॉन्स्टलेशन स्टार स्ट्रीम चैनल्स को क्यों ज्वाइन करते हैं? स्टार स्ट्रीम के सब्सक्राइबर्स 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, जिसमें से पहले होते हैं थ्रिल सीकर्स जो कि चैनल्स पर बस एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे होते हैं, और दूसरे होते हैं इनकारनेशन सीकर्स जो कि स्पॉन्सर
करने के लिए इनकारनेशंस को ढूंढ रहे होते हैं, और अगर तुम अपने चैनल को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें इनमें से किसी एक ग्रुप को सेटिस्फाई करना ही होगा। या तो तुम अपनी स्ट्रीम को जितना चाहे उतना एंटरटेनिंग बना सकते हो, या फिर कोई ऐसी इनकारनेशन ढूंढ सकते हो जिसमें सब्सक्राइबर्स को इंटरेस्ट हो। ये तो तुम सही कह रहे हो। तो आखिरकार तुम्हारा इसके साथ क्या लेना देना है? आखिरकार तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारा सब्सक्राइबर का काउंट सिर्फ 3 डिजिट में क्यों है। चलो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। क्या हो अगर कोई ऐसा चैनल हो जो कि सब्सक्राइबर्स को एंटरटेन भी करे और ऐसी इनकारनेशंस भी शो करे जिसमें सब्सक्राइबर्स को इंटरेस्ट हो। ऐसा चैनल कभी नहीं बन सकता। जो कॉन्स्टिलेशन स्पॉन्सरशिप के लिए इनकारनेशंस को ढूंढ रहे होते हैं वो तब चैनल को छोड़ देते हैं जब स्पॉन्सर सिलेक्शन खत्म हो जाती है। पर क्या हो अगर वहाँ पर कोई ऐसी इनकारनेशन हो जो कि कॉन्स्टिलेशन से सपोर्ट लेने से मना कर दे, और क्या हो अगर वो इनकारनेशन बाकी सपोर्ट हो रही इनकारनेशन से ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करे। तो क्या इसी वजह से तुमने किसी कॉन्स्टिलेशन को नहीं चुना है? तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, और मुझे पूरा यकीन है कि इस टाइम सारी कॉन्स्टिलेशन तुम्हें जल्द से जल्द चैनल को ओपन करने के लिए कह रहे होंगे, और वो ये जानने के लिए मरे जा रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा कौन है जो कि रिग्रेसर के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। तब दुकाबी घबराने लगता है और किम को कहने लगता है कि वो मामूली सा ह्यूमन उन इनकारनेशन के सामने नहीं खड़ा हो सकता जिन्हें कॉन्स्टिलेशन सपोर्ट कर रहे हैं। पर किम उसे बताता है कि वो इस बात को प्रूव करके रहेगा, जिस वजह से उसे उसकी सारी बात माननी पड़ेगी और वो उसे दुकाबी किंग बना देगा। तब दुकाबी सोच में पड़ जाता है। इसे छोड़ो, पहले हम तुम्हारे फेल्ड सिनेरियो के चेकआउट को क्लियर कर देते हैं। तो क्या तुम अब मुझे 5100 कॉइन्स देने वाले हो? आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो फेल हुआ ही नहीं हूँ, और शायद मैंने अभी अभी एक कंडीशन को फुलफिल भी कर लिया है। तो चलो फिर जल्दी से चैनल को ओपन करो, क्योंकि बहुत जल्दी एक चीज स्टार्ट होने वाली है। तब हम देखते हैं एक हिडन सिनेरियो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर दुकाबी भी हैरान हो जाता है। तब हम देखते हैं उस हिडन सिनेरियो में सी सर्पेंट को मार के वहाँ से बचने के लिए कहा जाता है, और इसके लिए किम के पास 10 दिन होते हैं, और अगर वो इस सिनेरियो को क्लियर करता है तो उसे 9000 कॉइन्स मिलेंगे। पर अगर वो फेल हो जाता है तो उसे मौत मिलेगी। तब दुकाबी फिर से चैनल को ऑन कर देता है और सभी कॉन्स्टिलेशंस को समझाने लगता है कि सर्वर में कोई एरर आ गया था, जिस वजह से स्ट्रीम बंद हो गई थी। पर कॉन्स्टिलेशन उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो किम को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, पर दुकाबी इसके लिए मना कर देता है और उन्हें बताता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो मारा जाएगा। तो यहाँ दूसरी तरफ किम दुकाबी की शॉप ओपन करके बैठा होता है और उसे सर्च फंक्शन नहीं मिल रहा होता, जिस वजह से वो दुकाबी को इसके बारे में पूछने लगता है। मैंने उसे डराकर ये दुकाबी शॉप तो ओपन करवा ली है, पर इसे हम तभी ओपन कर सकते हैं जब चैनल ओपन हो, जिस वजह से अब इसे सब कुछ संभालना पड़ रहा है। और ऊपर से जब चैनल क्लोज था तब हिडन सिनेरियो भी आ गया था, जिस वजह से इसकी बुरी हालत हो रही है। तो दुकाबी किम को बताता है कि सर्च ऑप्शन बॉटम राइट कॉर्नर पे है, और यहाँ किम सोच रहा होता है कि ये दुकाबी पैसे के लिए इतने ज्यादा पागल होते हैं जितने ह्यूमंस होते हैं। तो हम देखते हैं किम को बस 2 ही चीजें चाहिए होती हैं, और वो सबसे पहले एशियन ड्रैगन को सर्च करता है, जिसे सुनकर दुकाबी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि किम को उसके बारे में पता है। तब हम देखते हैं उस आइटम का नाम द हार्ट ऑफ एंशिएंट ड्रैगन होता है, जिसके अंदर इनफाइनाइट माना होता है, और अगर वो सक्सेसफुली यूजर के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाए तो यूजर को हेल फायर मिल जाती है। तब किम देखता है कि उसका प्राइस 15 लाख कॉइन्स होता है और वो पहले से ही बिक चुका होता है। TWSA के अकॉर्डिंग इसका ओनर इटली में है, और वो बहुत ज्यादा लकी है क्योंकि उसका स्पॉन्सर बहुत ज्यादा रिच है, जिस वजह से उसने इस हर्ट को उसके लिए खरीद लिया है। और इन्हीं चीजों की वजह से मुझे कॉन्स्टिलेशन को चूज ना करने वाले डिसीजन पर रिग्रेट होता है। तब किम आर्च डीमन आईबॉल और व्हाइट स्टार वेपन ऑरा को सर्च करता है, जिसे सुनकर दुकाबी फिर से हैरान हो जाता है। तो तुमने 4 बैग म्यूकस के खरीदे हैं और 4 कांटे खरीदे हैं, पर आखिरकार तुम इन आइटम्स का करने क्या वाले हो? ये पता लगाना तो तुम्हारा काम है। तब हम देखते हैं किम ने 800 पॉइंट्स खर्च किए होते हैं और सीक्रेटिव प्लॉटर उसके प्लान को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है। पर अब वेसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन को किम का कोई भी मूव पसंद नहीं आ रहा होता, तब दुकाबी फिर से चैनल को क्लोज कर देता है और किम को बताता है कि वो अभी तक उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं माना है, जिस वजह से किम उसे बताता है कि उसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब वो इस सिनेरियो को क्लियर कर लेगा तो वो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। तब दुकाबी इसके लिए मना करने लगता है, पर किम उसे बताता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। तब दुकाबी फिर से चैनल को ओपन कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तब किम को एहसास हो जाता है कि सी सर्पेंट का एसिड बहुत जल्दी प्रोड्यूस होने वाला है, जिस वजह से वो बैग के अंदर से मुकेश निकालकर कांटों के ऊपर अच्छे से लगा देता है, और जैसे सी सर्पेंट का एसिड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है वो अपने कांटे
कांटे को सीधा उसकी स्किन में चुभा देता है, जिससे कि सी सर्पेंट जोर जोर से चीखने लगता है। तो सी सर्पेंट के अंदर एसिड की वजह से सब कुछ डिसॉल्व हो रहा होता है, पर किम कांटों की मदद से ऊपर चढ़ गया होता है और उसने अपने ऊपर भी मुकस फेंक लिया होता है। आखिरकार मुझे यहाँ पर लटके हुए कितना टाइम हो चुका है? क्या मैंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया है? मैं इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक ऑर्डिनरी रीडर हूँ। क्या मेरी माँ ठीक होंगी? क्या ये एक ड्रीम है? काश ये एक ड्रीम ही हो। चाहे पुरानी दुनिया अच्छी नहीं थी, पर वहाँ पर मुझे कम से कम एक बहुत बड़े सांप के पेट के अंदर अपनी जान को रिस्क में तो नहीं डालना पड़ता था। तब हम देखते हैं धोखा भी वहाँ पर आ जाता है और वो किम को जिंदा देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है और कुछ कॉन्सिलेशंस भी किम के सर्वाइवल स्किल्स को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, जिस वजह से वो उसे 100 कॉइंस दे देते हैं। तब हम देखते हैं हिडन सिनेरियो को 4 दिन हो चुके होते हैं और किम की बुरी हालत होती है। मुझे नहीं लगा था कि तुम कांटों का ऐसे इस्तेमाल करोगे। तब किम नीचे गिर जाता है और सी सर्पेंट भी मर जाता है, जिस वजह से वो सिनेरियो खत्म हो जाता है और किम को 9000 कॉइंस मिल जाते हैं और साथ में उसे अचीवमेंट रिवॉर्ड के तौर पर 1000 पॉइंट्स और मिलते हैं। तब किम खुद को जिंदा देख के बहुत खुश होता है और हमें पता चलता है कि जो किम ने कांटे यूज किए होते हैं वो स्टोन होक्स के होते हैं, जो कि छोटे सी क्रिएचर्स को अपने कांटों से भेद देते हैं और उसके बाद उन्हें मौत तक ड्राई करते हैं, जिस वजह से उनका खून तब तक निकलता रहता है जब तक वो मर नहीं जाते। तो धोखाबी भी उन कांटों का इस तरह इस्तेमाल देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है, जिस वजह से कुछ कॉन्स्टेलेशन किम के डिसीजन को समझ जाते हैं और कुछ कॉन्स्टेलेशन इसके बारे में कंप्लेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि किम ने अपने प्लान के बारे में पहले किसी को नहीं बताया होता है। तो धोखाबी ये देख के भी हैरान होता है कि हैमर सी हॉर्स के म्यूकस का इस्तेमाल करके किम ने खुद को सी सर्पेंट के एसिड से बचा लिया होता है और धोखाबी को भी पता नहीं होता कि म्यूकस सी सर्पेंट के स्टमक एसिड से बचा सकता है। स्टोन होक्स के कांटों के काम करने से पहले मैंने अपने आप को हैमर सी हॉर्स के म्यूकस के साथ कवर कर लिया था और उसके बाद जिस जगह पर वो कांटे गड़े हुए थे वहाँ से सी सर्पेंट का फ्लूइड बाहर निकल रहा था, जिसे पीकर मैंने अपनी भूख मिटा ली और मेरा स्टेमिना भी बढ़ गया, जिसके बाद सब कुछ मेरी विल पावर पर था। हमेशा सी सर्पेंट हैमर सी हॉर्सेस को खा लेते हैं, जिस वजह से वो इवॉल्व हो गए हैं और उन्होंने ये स्पेशल म्यूकस क्रिएट किया है ताकि वो सी सर्पेंट के स्टमक एसिड से बच सके। तब हम देखते हैं किम को फिर भी दर्द हो रहा होता है, पर उसकी 4th वॉल स्किल ने उसके पेन को पार्शियली नलिफाई कर दिया होता है। तब धोखाबी कॉन्स्टेलेशन से पूछने लगता है कि उन्हें इसमें कितना मजा आया है, पर किम उसे चुपचाप धोखाबी शॉप खोलने के लिए कहता है, क्योंकि किम ने सी सर्पेंट का न्यूक्लियस हासिल कर लिया होता है ताकि वो उसे धोखाबी ऑक्शन हाउस में बेच सके और उसके बदले में उसे ब्रोकन फेथ चाहिए। पर धोखाबी को भी पता नहीं होता कि क्या वो किसी के पास होगा भी या नहीं। तब किम आगे भी बताने लगता है, पर धोखाबी उसे रुकने के लिए कहता है और अपने चैनल पर एड चला देता है। तब हम देखते हैं धोखाबी ने स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तैयार कर लिया होता है, जिसमें पहला रूल ये होता है कि किम को एग्रीमेंट की सारी बातों को तब तक मानना पड़ेगा जब तक वो सारे सिनेरियोस को क्लियर नहीं कर लेता या फिर मर नहीं जाता। दूसरा रूल ये होता है कि जब तक वो इस कॉन्ट्रैक्ट में है तब तक वो किसी भी कॉन्स्टेलेशन को अपने सपोर्ट के लिए चूज नहीं कर सकता। तीसरा रूल ये होता है कि किम को हमेशा धोखाबी बी हियोंग के चैनल पर ही रहना होगा और चौथा रूल ये होता है कि बी हियोंग और किम के बीच में सारा प्रॉफिट शेयर होगा और उसकी रेशो बाद में म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड की जाएगी। वैसे तो मुझे पहले तो तुम पर यकीन नहीं था, पर अब जब तुमने अपना हिडन सिनेरियो क्लियर कर लिया है तो सब कुछ बदल गया है। तो चलो फिर अब इसे साइन करो। वैसे इसने एग्रीमेंट तो कमाल का बनाया है, पर इसमें मुझे एक रूल बिल्कुल पसंद नहीं है। बी हियोंग, इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। क्या तुम सील की बात कर रहे हो? चिंता मत करो, उस पर हम वर्बली एग्री कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट सोल बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मैं उसकी नहीं बल्कि स्प्लिट रेशो की बात कर रहा हूँ। तो चलो फिर 50-50 कर लेते हैं। और हाँ, मैं तुमसे चैनल यूसेज फीस भी नहीं लूंगा, तो इसलिए तुम्हें जो भी कॉइन्स मिलेंगे उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मार्केट में तो यही रेट चल रहा है। जब एक कॉन्स्टेलेशन की इनकार्नेशन धोखाबी के चैनल पर आती है तो कॉन्स्टेलेशन उन कॉइन्स को धोखाबी के साथ शेयर करते हैं जो कि दूसरे कॉन्स्टेलेशन से मिले होते हैं। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मेरे पास कोई भी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन नहीं है, तो इसलिए जब भी कोई
कॉन्सिलेशन उस इनकारनेशन को कॉइन देता है जिसका कोई भी सपोर्टिंग कॉन्सिलेशन नहीं होता, तो उन्हें बहुत सारा कमीशन दुकाबी को देना पड़ता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मेरे जरिए बहुत प्रॉफिट कमाया होगा, जिस वजह से आगे के मैं सारे कॉइन्स लूंगा और तुम बस कमीशन में ही खुश रहना। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? ये तो बहुत गलत बात है। चलो तुम ऐसा कर लो, तुम 70% रख लो। या तो मैं सारे कॉइन्स लूंगा या फिर मैं किसी और चैनल पर चले जाऊंगा। मैंने सुना है कि गिल्डा आजकल काफी अच्छा कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें 80% कॉइन्स दे दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे सारे कॉइन्स चाहिए। और हाँ, जल्दी डिसाइड करो क्योंकि एड्स खत्म होने वाली हैं और कॉन्सिलेशन इसके लिए बहुत ज्यादा कंप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या तुम अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? और हाँ, एक और चीज, मुझे कॉन्ट्रैक्ट फीस भी चाहिए, तो इसलिए अब चुपचाप मुझे 5000 कॉइन्स दे दो। तो यहाँ किम तैरते हुए किनारे पर आ जाता है। मुझे लगा था कि मैं 2 दिन में सी सर्पेंट को हरा दूंगा, पर 4 दिन भी इतने बुरे नहीं है, क्योंकि जुंग योक को अपने 4th राउंड में उसे हराने में 4 दिन लगे थे और ऊपर से अब तो मैंने दुकाबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया है और 5000 कॉइन्स भी हासिल कर लिए हैं, जिस वजह से ये इतनी भी बुरी शुरुआत नहीं है। वैसे एक इतनी ज्यादा फनी बात है ना कि मैं आज तक किसी से कुछ भी साइन नहीं करवा पाया था, और आज देखो सिर्फ TWSA को पढ़ने से ही मैं कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया हूँ। तब हम देखते हैं किम की 4th वॉल अभी भी एक्टिव होती है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और यहाँ किम ने दुकाबी को भी इसके बारे में बताया होता है कि वो अपनी एट्रीब्यूट विंडो का एक्सेस नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से दुकाबी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तब दुकाबी ने भी किम के ऊपर सिस्टम इंटरफेरेंस का इस्तेमाल किया होता है, पर उसकी पर्सनल स्किल 4th वॉल ने उस चीज को ब्लॉक कर दिया होता है, जिसे देखकर दुकाबी खुद हैरान होता है। तब यहाँ किम सेकंड मेन सिनेरियो में एंटर कर जाता है, जहाँ पर पूरा एरिया पॉइजनस गैस से भरा होता है और सिस्टम उसे जल्द से जल्द अंडरग्राउंड जाने के लिए कहने लगता है। तो अब यहाँ से मेरी रियल गेम स्टार्ट होने वाली है। तब यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स पॉइजनस फॉग के अंदर लड़ रहे होते हैं और किम एक कन्वीनियंस स्टोर से खाने को इकट्ठा कर रहा होता है और उसकी स्क्रीन पर ये वार्निंग आ रही होती है कि उसे जल्द से जल्द अंडरग्राउंड पहुंचना चाहिए, नहीं तो वो मारा जा सकता है। तब हम देखते हैं किम पॉइजन से बचने के लिए एक आइटम इलेन मोंग की लंग्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि 20 मिनट के लिए पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देती है। पर अब किम के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। तब किम को एक आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि एक लड़की उसकी वहाँ मदद मांग रही है। तब किम उसे पीठ पे उठा के भागने लगता है। ओक्सू स्टेशन ग्राउंड के ऊपर था, जिस वजह से अब वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा और यहाँ से सबसे क्लोजेस्ट अंडरग्राउंड स्टेशन गोमियो स्टेशन है। तब किम स्टेशन पहुँच के देखता है कि वहाँ पर गेट नंबर 3 बंद है, पर तभी वो लड़की उसे गेट नंबर 4 पर जाने के लिए कहती है, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग उस गेट के शटर को बंद कर रहे होते हैं। पर तभी किम पाइप से उस शटर को रोक लेता है और उन्हें शटर को खोलने के लिए कहता है, पर वो लोग इसके लिए मना करने लगते हैं और उन्हें बताते हैं कि अंदर और लोगों के लिए जगह नहीं है, जिस वजह से किम सोचने लगता है कि क्या कभी TWSA में ऐसा हुआ भी था। तब वो पोल की मदद से उस शटर को खोल देता है, जिस वजह से वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों सेफ्टी जोन में एंटर कर जाते हैं। तब किम पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने वाली आइटम को उस लड़की को दे देता है ताकि वो उसके अंदर के पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सके और सोचने लगता है कि जो लड़की उसके सामने है क्या वो नोवेल के अंदर कभी प्रेजेंट थी भी या नहीं, जिस वजह से वो कैरेक्टर प्रोफाइल का इस्तेमाल करने लगता है। पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि अपने साथ हथियार भी लाए होते हैं और गुंडों की तरह लग रहे होते हैं। तब ये देख के प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड कॉन्स्टिलेशन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब वो लोग किम से पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है। पर तभी उनका लीडर देखता है कि जिस लड़की को किम वहाँ पर लाया है वो उनके एक माइनर ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि कुछ लोगों के साथ बाहर गई हुई थी, जिस वजह से वो अपने साथी की तरफ घूरने लगता है, जिस वजह से उसका साथी उससे माफी मांगने लगता है और उसे चियोल्सू नाम से बुलाने लगता है। तब किम को वो नाम याद नहीं आ रहा होता, जिस वजह से उसे लगता है कि उसे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब चियोल्सू किम को उस लड़की और उस फूड को वहीं पर छोड़ने के लिए कहने लगता है और उसे बताता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा, जिस वजह से किम को एहसास हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तब प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डिमोनिक जज ऑफ फायर को भी ये पसंद नहीं आ रहा होता, जिस वजह से उनकी रिक्वेस्ट से बाउंटी हंटर सिनेरियो एक्टिवेट हो जाता है और हम देखते हैं किम जो बुरा सोच रहा होता है वो उसके लिए नहीं बल्कि उसके सामने वालों के लिए सोच रहा होता है। तो तुम मेरे सामने लड़ने के लिए खड़े हो गए हो। लगता है मुझे अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो मैं 3 तक गिनता हूँ और अगर तुम भाग गए तो तुम बच जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो
तब हम देखते हैं बाउंटी हंटर सिनेरियो के अंदर किम को 5 मिनट में उन सभी का सफाया करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो स्टोरी की पेसिंग के साथ इंटरफेयर कर रहे होते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं किम मार मार के उनका बुरा हाल कर देता है। और सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार किम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, और उन्हें लग रहा होता है कि शायद किम के पास कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टिलेशन है। किसी के स्टैट्स का टोटल बैटल की आउटकम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इस टाइम मेरे स्टैट्स का सम 33 है, पर इनमें से बहुत से लोगों के स्टैट सिंगल डिजिट में है, जिसका मतलब अगर इनके पास कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टिलेशन है भी तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे स्टैट्स इन्हें आराम से हरा सकते हैं। तब किम चियोल्सू की कैरेक्टर प्रोफाइल खोल लेता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका सपोर्टिंग कॉन्स्टिलेशन मोनार्च ऑफ द स्मॉल फ्राइज है। रुको जरा, आखिरकार इसने इस कॉन्स्टिलेशन को क्यों चुना है? पर रुको जरा, ये चियोल्सू तो मेरे ख्याल से चोर्डू गैंग का है ना, और TWSA में वो गैंग गुमियो स्टेशन पर ही होती है। पर नोवर के हिसाब से तो जुंगयोक को इसे मार देना चाहिए था, तो आखिरकार ये अब तक जिंदा कैसे है? आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? रुको जरा, शायद तुम उस तरह के बंदे हो, और वैसे हो भी क्यों ना, तुमने भी तो बहुत सारे लोगों को मारा होगा ना। मैं तुम्हें देखकर ही ये बता सकता हूँ कि मैं और तुम बिल्कुल भी अलग नहीं है। तब उसकी बातें किम को अफेक्ट करने लगती हैं, जिस वजह से उसे याद आता है कि वो अपने कैबिन के लोगों को बचा सकता था, और उसे नामवुर की बात सच लगने लगती है कि उसे लोगों को अपनी जान बचाते हुए लड़ते हुए देखना बहुत पसंद है। पर तभी किम की फोर्थ वॉल चियोल्सू के ब्लफ को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से किम उसके हाथ में कंडा घुसा देता है और उसे अपने मुंह को बंद करने के लिए कहता है। तो ये देख के चियोल्सू की कॉन्स्टिलेशन मोनार्च ऑफ द स्मॉल फ्राइज को बहुत मजा आ रहा होता है, जिस वजह से वो किम को 100 कॉइंस गिफ्ट में दे देता है। और हमें पता चलता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कॉन्स्टिलेशन अपनी इनकारनेशन की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता होता है। मैं इसे जल्दी ही खत्म करने वाला था, पर अब अगर इसके कॉन्स्टिलेशन को इसमें मजा आ रहा है तो सब कुछ बदल जाता है। इसका कॉन्स्टिलेशन एक मैसोचिस्ट है, जो कि बहुत बड़े बेवकूफों को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे अपनी इनकारनेशंस को दूसरे इनकारनेशंस के हाथों मार खाते हुए देखने में बहुत मजा आता है। तो चियोल्सू के साथ ही किम को उसे छोड़ने के लिए कहने लगते हैं। ह्यूमंस बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, तो आखिरकार कैसे वो ह्यूमंस जो कि इतने ज्यादा कमजोर हैं, वो इतने ज्यादा कोल्ड ब्लडेड और क्रूअल हो सकते हैं? ये अपोकलिप्स तो इन लोगों के लिए बस एक एक्सक्यूज है, क्योंकि ये शुरू से ही ऐसे हैं। आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया? आखिरकार तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? ये दुनिया तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं है। अब मुझे समझ में आया, ये सब कुछ अपनी इंस्टिंक्ट और नेचर के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी आंखों में निराशा है, जो कि दुनिया खत्म होने के पहले की है। और मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। तो शायद ये सच कह रहा था कि हम लोग बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। तब हम देखते हैं सिनेरियो एंड होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं, जिस वजह से किम उसे मार देता है और उस सिनेरियो की कंडीशन फुलफिल हो जाती है, जिससे कि उसे 300 कॉइंस मिलते हैं। तब मोनार्च ऑफ द स्मॉल फ्राइज इस चीज से सेटिस्फाई हो गया होता है, जिस वजह से वो किम को 100 और कॉइंस दे देता है। तब किम उस लड़की को फिर से उठा लेता है और बाकी बचे हुए लोगों को उसे बाकी लोगों के पास लेकर जाने के लिए कहने लगता है। तब वो लोग बाकी लोगों के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं यू किम को देखकर बहुत खुश होती है और गिलियोंग आकर उसे गले लगा लेता है। माफ कर देना किम कि मैं तुम्हें वहाँ पर पीछे छोड़ आया था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। शुक्र है, जुंगयोक ने जो कहा था वो सही है। उसने कहा था कि तुम पक्का जिंदा होगे, और देखो तुम यहाँ पर आ गए हो। आखिरकार जुंगयोक कहाँ गया? जुंगयोक कल स्टेशन को छोड़कर चला गया था। अब मुझे समझ में आया, वैसे तो चोल्डू ग्रुप के मेंबर्स को जुंगयोक के हाथों मर जाना चाहिए था, पर लगता है उसके स्टेशन से चले जाने की वजह से वो लोग अभी भी जिंदा हैं। जुंगयोक एक रिग्रेसर है, जो कि बार बार अपनी जिंदगी को जीता है, और वो इस टाइम 3rd राउंड में है, जिस वजह से वो एक मॉन्स्टर के तौर पर रीबॉर्न हो चुका है, और वो सब कुछ अकेला करता है, जिस वजह से वो पक्का बिना पीछे देखे अपने गोल को अचीव करने चला गया है। तब किम जुंगयोक के बारे में सोचते हुए बोलने लग जाता है, जिससे कि सामने वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और सीक्रेटिव प्लोटर को ये चीज बहुत अच्छी लगती है। तब किम हान के बारे में पूछने लगता है, और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग हथियार लेके किम को घेर लेते हैं, और उनके साथ हान भी होता है, और वो सभी को किम को वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहने लगता है। तब एक बंदा आकर उसे शांत करवाता है और अपना नाम इन्हो बता के किम से उसका नाम पूछने लगता है। तो इन्हो का नाम सुन के किम सोचने लगता है कि आखिरकार उसने ये नाम कहाँ सुना है। इसके पास एक सपोर्टिंग कॉन्स्टिलेशन है, और ये पक्का इस ग्रुप का लीडर है, जिस वजह से मुझे लगता है कि चोल्डू ग्रुप भी इसके अंडर ही काम करता है, और अब ये उन्हें मारने की वजह से मुझसे बदला लेने आया है। जो लोग तुम्हारे साथ वापस आए हैं उन्होंने मुझे बताया कि तुमने मॉन्स्टर के साथ लड़के उनकी जान बचाई है। आखिरकार ये क्या कह रहा है? तो इन्हो सभी लोगों को इकट्ठा करने लगता है
और उन्हें बताता है कि उनका न्यू मेंबर किम उनके लिए खाना लेकर आया है, जिस वजह से सभी लोग खाने के लिए किम को देखने लगते हैं और इन्हो गुमियो स्टेशन में किम का स्वागत करता है। तो ये देख के किम को समझ में आ जाता है कि अब इन्हो इस तरह उससे बदला लेने वाला है और हम देखते हैं ये देख के सिक्रेटिव प्लॉटर को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो ली किम को बताता है कि वहाँ पर 7 लोग हो गए हैं और कोई भी फर्स्ट सिनेरियो के खत्म होने के बाद उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अब उस सब के बाद सभी लोग मर्डरर्स हैं। तो ली किम को यह भी बताता है कि गुमियो स्टेशन मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप में बटा हुआ है, जिसमें से मेजर ग्रुप में वो लोग हैं जो कि लड़ सकते हैं और माइनर ग्रुप में बेबस लोग हैं। चाहे 100 मर्डर्स भी इकट्ठे हो जाएं, फिर भी वो लोग खुद को स्ट्रॉन्ग और वीक्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं। क्या सबको लगता है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है? तो इन्हो सबको दिलासा दिला रहा होता है कि वो लोग जल्दी ही इस जगह को छोड़कर निकल जाएंगे। फूड की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ मेजर ग्रुप डिसाइड करता है और क्योंकि हमारे पास खाना कम है तो वो लोगों को बाहर खाना लेने के लिए भेज रहे हैं और जिस लड़की को तुम बचा कर लाए हो वो भी उसी ग्रुप का पार्ट थी। वैसे तो इसके साथ और भी लोग गए थे, पर जो माइनर ग्रुप्स के लोग होते हैं वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। तो ये बात है। और हाँ ली, तुमने मेजर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग तो तुम्हें अपना मेंबर जरूर बनाना चाहते होंगे। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे माइनर ग्रुप में रहना चाहिए। मुझे एथिक्स और मोरालिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, पर मुझे मेजर ग्रुप के बारे में कुछ सही नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद अगर मैं अभी भी सही और गलत के बारे में सोच रहा हूँ तो लोग मुझे पाखंडी समझ रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सही और गलत के बारे में सोचना सही चीज है, तो इसलिए इसे कभी मत भूलना। तो ली ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और तभी वहाँ पर इन्हो आ जाता है, जो कि किम को अपने ग्रुप में ज्वाइन होने का ऑफर देता है और उसे हाई पोजीशन देने का वादा भी करता है, जिस वजह से किम उसे पूछने लगता है कि तब क्या होगा अगर वो उसे मना कर देगा। ये तो बहुत ज्यादा फनी बात है ना कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे मना कर सकते हो। तुम एक हीरो हो जो कि मॉन्स्टर से लोगों को बचाता है और इस पावर के साथ तो तुम्हें लोगों को लीड ही करना चाहिए। वैसे मैं कुछ ज्यादा बड़ा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम हमारा साथ दो ताकि सभी लोग बच सकें। क्या तुम इन मासूम से लोगों को सफर करते हुए देख सकते हो? तो ये इस तरह मुझे इस्तेमाल करने वाला है। तब किम उसके ऑफर के लिए मना कर देता है, जो डिसीजन ली को अच्छा लगता है, पर उसे इस बात की चिंता हो रही होती है कि इनो को अभी भी पूरा यकीन होता है कि किम मुझसे मिलने दोबारा से जरूर आएगा, पर किम को इसकी कोई चिंता नहीं होती, जिस वजह से ली को वो बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है। तो किम सबसे पूछने लगता है कि क्या उन्हें भूख नहीं लग रही है और हम देखते हैं वो सभी को खाना ऑफर करता है, पर तभी वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा भूखे होते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो खाना अकेला खाएगा और दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो अकेला तो उस खाने को लाया नहीं है। तब वो लोग किम को उस खाने को इनो को देने के लिए कहने लगते हैं, क्योंकि खाना बांटने की जिम्मेदारी उसकी होती है और हम देखते हैं ये सारा प्लान इनो का ही होता है। इस एपोक्लिप्स वाली दुनिया में सबसे खतरनाक टाइप वाले लोग वो नहीं होते हैं जो कि चोलसू की तरह निराश होते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जो कि दूसरे लोगों की निराशा का फायदा उठाते हैं। अब मुझे याद आया कि इन्हो कौन है। ये तो वही बंदा है जो कि दूसरों की निराशा को अपनी पावर के तौर पर यूज करता है। तब सभी लोग किम से खाना मांगने लगते हैं। तो चलो फिर अब किम चूज करो, क्या तुम खाने को शेयर करके हीरो बनना चाहते हो या फिर सारा खाना अपने पास रख के विलन? सभी लोग शांत हो जाइए, लगता है आप सभी लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि किम तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मान गया है, जिस वजह से हम फूड को सभी में इक्वली डिवाइड कर देंगे और ऊपर से वो हमारा साथ भी देगा। रुक जाओ, मैं फूड शेयर करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं फ्री में तो बिल्कुल नहीं करने वाला। तो सभी लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं और कॉन्स्टेलेशंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो किम सबको बताता है कि वो कोई चैरिटी वर्कर नहीं है और ऊपर से उसे इनो और उसके साथियों पर भरोसा भी नहीं है, जिस वजह से सभी लोग पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो कितने पैसों में उस फूड को बेचेगा, जिस वजह से किम उन्हें बताता है कि वो पैसे नहीं बल्कि कॉइन्स लेगा। और हम देखते हैं उसने पर आइटम की कॉस्ट 50 कॉइन्स रखी होती है और अपने दोस्तों से वो 10 कॉइन्स ले रहा होता है। और कुछ कॉन्स्टेलेशन ये जान के खुश होते हैं कि वो पूरी तरह से बेवकूफ नहीं है और उसे 100 कॉइन्स गिफ्ट करते हैं। तो ही वॉन इसके लिए मान जाती है, क्योंकि उसे फ्री में खाना नहीं चाहिए होता है। और उसके बाद वो किम को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तो ही वॉन ली और यू को भी किम को कॉइन्स देने के लिए कहती है, क्योंकि उसने अपनी जान को जोखिम में डाल के उस खाने को लाया होता है। और उनसे कहने लगती है कि क्या वो इसी तरह उस पर डिपेंड रहेंगे, जिस वजह से वो दोनों भी कॉइन्स देने के लिए मान जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि कॉइन्स को ट्रांसफर करने के लिए दोनों पार्टीज को अपनी इंडेक्स फिंगर ज्वाइन करनी होती है और सोचना होता है कि उन्हें कितने कॉइन्स को ट्रांसफर करना है। तब गिलियोंग किम को 20 कॉइन्स दे देता है, क्योंकि किम ने सुबह उसे
चॉकलेट भी दी होती है, जिसे देखकर हीवॉन कहने लगती है कि कम से कम एक बच्चे को तो पता है कि किसी की मेहनत को कैसे रिवॉर्ड किया जाता है। तो ये देखकर कुछ कॉन्स्टेलेशंस गिलियोंग में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। असल में मेजर ग्रुप सारे फूड को अपने पास रख रहा था और बाकी लोगों को कुछ फूड देके उन्हें बाहर खाने ढूंढने के लिए भेज रहा था, जैसे कि उन्होंने मुझे भेजा था। और किसी को भी मेजर ग्रुप के ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिस वजह से तुम्हारी ये डेक्लेरेशन बहुत ज्यादा जरूरी थी किम। पर किम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सभी लोगों को ही 10 कॉइन्स में खाना देना चाहिए था? मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुमसे इस प्राइस पर खाना खरीदना चाहेगा। चलो देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो थोड़ी देर बाद किम और ली से कोई मिलने आ जाता है और उनका सारा खाना सोल्ड आउट हो जाता है, जिसे देखकर हीवॉन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब इन्हो सभी को बुलाने लगता है और सबको बताता है कि वो आज से सबको 3 बिस्किट दिया करेंगे, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग ऐसे जिंदा कैसे रहेंगे, और ये भी क्वेश्चन करने लगते हैं कि सर्च पार्टी को तो इससे ज्यादा खाना मिलता है। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर्च पार्टी को ज्यादा खाना मिलता है, जिस वजह से अगर तुम सर्च पार्टी को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें भी ज्यादा खाना मिलेगा। और अगर तुम्हें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम लोग बाहर जाके खुद खाना क्यों नहीं ले आते हो? वैसे ज्यादा खाना खाने का एक और रास्ता है और मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, पर किम ने मुझे कल एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया है और वो सही कह रहा है। तुम लोगों को अगर खाना चाहिए तो तुम्हें अपनी वैल्यू को प्रूव करना पड़ेगा, और हम किसी भी यूजफुल चीज के लिए फूड को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं, और इसी तरह ये दुनिया काम करती है। तो इतना वैल्यूएबल लेसन सिखाने के लिए थैंक यू किम। तब सभी लोग किम को घूरने लगते हैं और ये इनो की स्किल इनसाइट की वजह से हो रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि किम से मेजर ग्रुप ने ही आधा खाना खरीद लिया होता है। तो अब फिर से मेजर ग्रुप के पास सारा खाना आ गया है और तुम लोगों में ट्रांजैक्शन शुरू करके मेजर ग्रुप की पावर नहीं कम करना चाहते थे। ये तो तुम सही कह रही हो, मैं चाहता था कि लोग अपने लिए खड़े हों। तो आखिरकार तुमने मेजर ग्रुप को खाना क्यों बेच दिया है? इससे तो कुछ नहीं बदलेगा। वैसे बाकी चीजें पहले ही बदल चुकी हैं, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा कॉइन्स हो गए हैं। तो हीवन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार किम करना क्या चाह रहा है, और वो यू से पूछने लगती है कि क्या वो सच में किम पर भरोसा करती है, जिस पर यू हाँ कहती है। तो हीवन किम से पूछने लगती है कि क्या उसने खुद के लिए कोई खाना बचा रखा है, पर हम देखते हैं किम ने सारा खाना बेच दिया होता है, जिस वजह से हीवन यू से पूछने लगती है कि आखिरकार वो ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा कर सकती है। तो गिलियोंग अपने खाने में से किम को हिस्सा देने लगता है, पर किम इसके लिए मना कर देता है और उन्हें बताया लगता है कि जो खाना उन्होंने कल उससे खरीदा था उन्हें उसे अभी के अभी खा लेना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं मेजर ग्रुप 200 कॉइन्स में खाना बेच रहा होता है, जिस वजह से लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। और यहाँ किम ट्रैक्स पे जाके आगे जाने के रास्ते को देख रहा होता है। जो भी उस जगह गया है वो कभी भी जिंदा वापस मुड़कर नहीं आया है, तो इसलिए तुम्हें भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वैसे मैंने क्या तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहा था? वैसे मेरे हिसाब से तुमने कहा तो था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से थैंक यू कह देती हूँ। वो बंदा जो वहाँ पर टूटी टांग के साथ चल रहा है, उसने कल मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो इसलिए तुम उससे दूर रहना, क्योंकि वो मेरा शिकार है। अगर मैं कल इससे ना मिला होता तो ये मर गई होती, पर आज देखो ये कैसी बातें कर रही है। ये इस तरह की पर्सन है जिसमें कॉन्स्टेलेशन को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो क्या अब मैं इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल देख सकता हूँ? तब किम उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल खोल लेता है और तभी हीवोन देखती है कि मेजर ग्रुप वाले एक लड़की और एक बूढ़ी औरत को लेकर जा रहे हैं, और वो उन्हें रोकने जाने लगती है ताकि वो सर्च पार्टी को ना ज्वाइन करे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो लोग मारे जाएंगे। पर किम उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे एहसास दिलाता है कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो भूख की वजह से वैसे भी मर जाएंगे। इसका पर्सनल एट्रीब्यूट क्राउचिंग फिगर है, और ये चाहे सुनने में स्पेशल ना लगता हो, पर ये TWSA में बहुत ही ज्यादा रेयर सुपर एवोल्यूशनरी एट्रीब्यूट है। क्राउचिंग फिगर एक कॉमन एट्रीब्यूट है, पर इस एट्रीब्यूट के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि ये किसी रेयर और लेजेंडरी एट्रीब्यूट में इवॉल्व हो जाए। पर ये सब कुछ इनकार्नेशन के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। आखिरकार तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम आज उन्हें रोकोगी तो कल फिर से ये होगा, क्योंकि खाने की कमी दूर नहीं होने वाली है। मुझे तो लगा था कि ये बस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, पर मुझे लगता है कि मुझे इसे अपना साथी बना लेना चाहिए। पर इसकी ये डीमन स्लेइंग वाली स्किल मुझे थोड़ी परेशान कर रही है, क्योंकि ये क्रोचिंग फिगर के साथ मिलके इसे एक इनडिस्क्रिमिनेट मर्डरर भी बना सकती है। हीवॉन, यहाँ की रूट प्रॉब्लम फूड है ना, तो चलो फिर इसे ही ठीक आने लगा देते हैं। आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी
भी आता ही होगा। तब हम देखते हैं डोका भी वहाँ पर आ जाता है। तो आखिरकार आप लोग कैसे हैं? कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो डुकाबी चैनल का इंचार्ज था वो इस टाइम डिसिप्लिन्ड हो रहा है, जिस वजह से अभी के करंट सिनेरियो का मैं इंचार्ज हूँ। पर यहाँ पर तो तुम लोग काफी ज्यादा शांत लग रहे हो ना। आखिरकार बी हियोंग ने इस सिनेरियो के साथ किया क्या है? तब डोकाबी के चुटकी मारते ही अगले सिनेरियो में एक पेनल्टी ऐड हो जाती है और जो उनके पास फूड रखा होता है वो भी गायब हो जाता है, क्योंकि वो डोकाबी चाहता होता है कि सभी लोग सिनेरियो को पार करने के लिए मेहनत करें, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। तब सभी लोग ये देख के घबरा जाते हैं और सबकी स्क्रीन पर सेकंड सिनेरियो आ जाता है, जिसे देखकर किम बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब फील हो रहा होता है कि TWS से ऐसे ही होनी चाहिए। तब हमें पता चलता है कि जो एडिशनल पेनल्टी ऐड हुई होती है उसमें एक सर्वाइवल फी आती है, जिसमें रोज मिडनाइट पर 100 कॉइन्स की सर्वाइवल फी काटी जाएगी और अगर किसी के पास भी सर्वाइवल फी के लिए पैसे ना हुए तो वो लोग मारे जाएंगे और ये सर्वाइवल फी तब तक चलेगी जब तक सेकंड मेन सिनेरियो खत्म नहीं हो जाता। तब उन सभी को किसी और लोकेशन पर जाने के लिए कहा जाता है ताकि वो सिनेरियो एक्टिवेट हो सके। तब नए सिनेरियो की वजह से इन्हो सबको अपने पास बुला लेता है। अब हमारी करंट सिचुएशन के हिसाब से हमें सर्च पार्टी में और ज्यादा लोग चाहिए, जिस वजह से अब हम उनके साथ खाना शेयर नहीं करेंगे, जो कि सर्च पार्टी को ज्वाइन करने से मना कर देंगे। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि इसके अंदर एक एडिशनल पेनल्टी होगी, पर क्या किम को इसके बारे में पहले से पता था? पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इन्हो पक्का इस टाइम मेरे बारे में सोच रहा होगा, पर चाहे उसे मुझ पर शक हो, पर उसके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि मुझे फूड पेनल्टी के बारे में पहले से पता था। पर मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर एक सर्वाइवल फीस भी होगी। मुझे ये तो पता था कि TWS से ये कर सकता है, पर ओरिजिनल नॉवल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो क्या वी हियोंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से स्टोरी पर कोई इफेक्ट पड़ा? तब ली किम से पूछने लगता है कि क्या उन्हें भी सर्च पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, पर किम इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं होता, जिस वजह से वो सभी को खाना ढूंढने के लिए ट्रैक्स के जरिए दूसरे स्टेशन की तरफ जाने के लिए कहने लगता है ताकि वो लोग मॉन्स्टर्स को मार सकें। तो तुम लोग ट्रैक्स पर जा रहे हो? चलो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें एक ऐसी टीम की जरूरत है जो कि सिनेरियो को कंप्लीट कर सके। चलो फिर इसके लिए गुड लक। मुझे तो लगा था कि अगर हम लोग सर्च पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, पर इससे तो अच्छा लग रहा है कि हम इसके ग्रुप से दूर रह रहे हैं। तब इस चीज से इन्हू को लेकर किम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। वैसे जब भी मैं किसी कैरेक्टर के ऊपर एक इम्प्रेशन बनाता हूँ या फिर उनका ट्रस्ट जीतता हूँ या फिर ये सोच लेता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं, तो उनके बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और मैंने पक्का ऐसा बहुत बार किया है, जिस वजह से मैं इस अंडरस्टैंडिंग की मदद से इसके माइंड और इसकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। तो इन्हू उन लोगों को अपने साथ उसकी टीम का एक बंदा ले जाने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उन्हें भी सिनेरियो क्लियर करने के बारे में जानना होता है, जिसके लिए किम और उसके साथी भी मना नहीं कर पाते। तब हम देखते हैं उनके साथ हान आ चुका होता है, जो कि ट्रैक्स पर पड़ी हुई लाशों को देखकर डरने लगता है और यू को उसका हाथ पकड़ने के लिए कहते हैं। तो ली किम से पूछने लगता है कि क्या हान का उनके साथ आना सही रहेगा। चिंता मत करो, वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, तो इसलिए सब कुछ ठीक होगा। और हाँ ही वोन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मेरी नहीं बल्कि गिलियोंग की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आगे रोड बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो हम लोग बिना प्लान के आगे नहीं बढ़ सकते। मैं भी यही सोच रहा था और मुझे लगता है कि हमें गिलियोंग और लड़कियों को वापस भेज देना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो ली, चाहे मैं तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं हूँ, पर फिर भी मैं लड़ना जानती हूँ, क्योंकि मैं कैंडो प्रैक्टिस कर रही थी। तुम दोनों कुछ भूल रहे हो। कुछ दिन पहले हम जिस दुनिया में रहते थे वो पूरी तरह से बदल चुकी है, तो इसलिए ये कहना कि एक लड़की और बच्चा कमजोर है, ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि इस दुनिया में अपने स्टैट्स को इंक्रीज करके कोई भी ताकतवर बन सकता है। तो चलो गिलियोंग, इन्हें दिखाओ कि आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। तो गिलियोंग अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर देता है और एक कॉकरोच के साथ कनेक्शन बना लेता है। मेरे एट्रीब्यूट का नाम बग कलेक्टर है, जिसका मतलब मैं इंसेक्ट्स के साथ बात कर सकता हूँ, और ये कॉकरोच मुझे बता रहा है कि आगे कुछ भी नहीं है, जिस वजह से हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। और वैसे भी मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता है, पर मैं यहाँ पर तुम लोगों पर बर्डन बनने नहीं आया हूँ। तब वो लोग आगे जाके देखते हैं कि आगे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और उन्हें लग रहा होता है कि आगे कोई वॉल उनका रास्ता रोक रही है, जिस वजह से ली जैसे ही उस वॉल को टच करता है वैसे ही उनके सामने एक सब सिनेरियो एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पर उन्हें मॉन्स्टर्स को मारकर पकाना होता है ताकि वो खाने की तरह उन्हें इस्तेमाल कर सके। तब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स मरे हुए हैं। ये टायर 9 के सबट्रेनियन
ग्राउंड रैट्स हैं जो कि अंडरग्राउंड रहते हैं और पैक में शिकार करते हैं। ये लोग जब अपने शिकार के पीछे पड़ जाते हैं तो उसे आसानी से नहीं छोड़ते, जिस वजह से इन टनल्स के बीच में मूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर तो बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं, तो क्या हम इन्हें पकाकर सिनेरियो को क्लियर नहीं कर सकते? सिनेरियो में लिखा हुआ है कि हमें शिकार करना है, जिस वजह से ऐसा नहीं हो सकता। तुम सही कह रहे हो, पर आखिरकार हम इन्हें पकाएंगे कैसे? तब किम वहाँ पर पड़ी मॉन्स्टर की लाशों से सभी के लिए हथियार बना देता है, जिससे कॉन्स्टेलेशंस खुश होके किम को 100 कॉइन्स दे देते हैं। और किम को ये करना इसलिए आता होता है क्योंकि TWSA में मॉन्स्टर्स को काटकर प्रोसेस करने वाला एक अलग चैप्टर होता है। सभी लोग ध्यान से सुनो, तुम लोगों के पास जो भी कॉइन्स बचे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन्हें स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एजिलिटी में इन्वेस्ट कर लो और इतने ही पैसे अपने पास रखना जितने की सर्वाइवल फी के लिए चाहिए होते हैं। वैसे जो मैं कहने वाला हूँ वो तुम्हें बुरा लगेगा, पर मुझे नहीं लगता कि हम में से सभी लोग जिंदा बच पाएंगे, पर फिर भी तुम लोग अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करना। तब उन लोगों की तरफ बहुत सारे ग्राउंड रैट्स बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से वो लोग उन्हें मारना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं गिलियांग और यू भी साथ मिलकर ग्राउंड रैट्स को मार गिराते हैं। तब हम देखते हैं किम ने 4 मॉन्स्टर्स मारे होते हैं, हीवोन ने 2 और ली ने 3 मॉन्स्टर्स को मारा होता है। मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, पर फिर भी ली ने 3 मॉन्स्टर्स को मार गिराया है। ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है, क्योंकि मैंने तो अपने स्टैट्स पर बहुत ज्यादा पैसा लगाया है। पर रुको जरा, इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल में तो स्टार्टर पैक ऑलरेडी एक्टिवेट है। एक स्टार्टर पैक एक तरह का प्रीमियम पैकेज होता है और इनकारनेशन उन्हें तब यूज कर सकते हैं जब उनका एवरेज ओवरऑल स्टैट 10 लेवल से कम हो। इससे हर एक स्टैट का लेवल 1 से बढ़ जाता है और ये इनकारनेशन को वेपन प्रोफेंसिस स्किल भी देता है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होती है और इसी वजह से ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लगता है मास्टर ऑफ स्टील को ली को ज्यादा ही पसंद आ गया है। तो यू किम से पूछने लगती है कि आखिरकार वो इन मॉन्स्टर्स को पकाएंगे कैसे, जिस वजह से किम उन्हें बताता है कि वो इसका रास्ता जल्दी ही ढूंढ निकालेगा, जिस वजह से सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। और ली किम से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे उनकी सिचुएशन के बारे में हमेशा कुछ न कुछ कैसे पता होता है। मुझे जैसा फील हो रहा है वैसा पक्का रिग्रेसर्स को भी फील होता होगा, जिस वजह से वो लोग ये कहते हैं कि या तो ये एक गेस था या फिर वो मेरी तरह झूठ बोल देते हैं। तो अब एक रीडर के व्यू पॉइंट के हिसाब से इस सिचुएशन से निकलने का सबसे बेस्ट वे अपने आप को उस सिचुएशन में डालना है जहाँ पर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन का जवाब ना देना पड़े। तो कॉन्स्टेलेशंस भी किम के आंसर का इंतजार कर रहे होते हैं, पर तभी हान के पैर को एक ग्राउंड रैट पकड़ लेता है, जिसे यू बचाने की कोशिश करने लगती है, पर ग्राउंड रैट उसे भी हान के साथ घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। तब किम ये डिसाइड करता है कि वो और गिलियांग ही सिर्फ उस ग्राउंड रैट के पीछे जाएंगे, जिस वजह से ली और हीवॉन इसका कारण पूछने लगते हैं। इसके इंसेक्ट्स के साथ बात करने वाली एबिलिटी से हम मॉन्स्टर्स को ट्रैक कर सकते हैं। और हाँ ली, जरा हीवॉन का ध्यान रखना क्योंकि वो अभी भी ठीक नहीं है। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। ये वो जगह है जहाँ पर ग्राउंड रैट्स रहते हैं और इस जगह को डार्क फोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये जगह पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से कोई नहीं बता सकता कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। और अगर हमारे पास गिलियांग की ये स्किल ना होती तो शायद मुझे अपने पॉइंट्स यूज करने पड़ते। किम, तुमने उन्हें जानबूझकर जाने दिया ना? आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? जब वो मॉन्स्टर यू और हान को लेकर जा रहा था तब तुमने जानबूझकर उन्हें उसे वहाँ से ले जाने दिया, और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं उस टाइम तुम्हें ही देख रहा था। तो आखिरकार तुमने ये क्यों किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये उस सिचुएशन में मेरी तरफ देख रहा था। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक बच्चा है और ये जितना तेज है मुझे नहीं लगता कि इससे बातें छुपाकर मुझे कोई फायदा होने वाला है। मैंने वो सब कुछ ग्राउंड रैट्स की हैबिट की वजह से किया था, क्योंकि वो लोग हमेशा उस चीज को अपने हाइड आउट में छुपा कर रखते हैं जिसे वो हंट करते हैं। वो लोग कभी कभी रेयर और प्रीशियस आइटम्स को भी छुपा कर रखते हैं, पर उनके हाइड आउट तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिस वजह से हमें उनके हाइड आउट तक जाने के लिए उन टनल से जाना पड़ता है जो कि उन्होंने खोदी होती हैं। मुझे ये तो पता था कि वो हान को अपने साथ ले जाएंगे, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यू को भी अपने साथ ले जाएंगे। तो इसका मतलब तुम आइटम्स के पीछे हो? सही कहा। क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो? नहीं, पर मुझे इतना पता है कि तुम झूठ अच्छे से नहीं बोल सकते। अगर तुम सिर्फ आइटम्स के पीछे ही पड़े होते तो तुम मुझे सबवे में कभी नहीं बचाते, जिस वजह से मुझे तुम पर भरोसा है। तो कुछ कॉन्स्टेलेशंस को ये सीन इमोशनल लग रहा होता है, जिस वजह से वो लोग उसे 200 कॉइन्स दे देते हैं। मुझे तो लगा था कि ये अपनी एज के लिए बहुत ज्यादा मैच्योर है,
पर ये अभी भी एक बच्चा है और ये सब कुछ इसलिए कह रहा है क्योंकि इसे पता है कि यहाँ के ग्रोन अप्स इसकी मेच्योरिटी का फायदा उठा सकते हैं। हम लोग बस हाइड आउट तक पहुँचने ही वाले हैं। पर किम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम एक गॉड हो या फिर प्रोटैगनिस्ट? ये तो सच में बहुत तेज लड़का है। क्या इसे पता भी है कि ये क्या पूछ रहा है? मैं ना ही कोई गॉड हूँ और ना ही कोई प्रोटैगनिस्ट, और ऊपर से मुझे तो हमेशा प्रोटैगनिस्ट से जलन ही हुई है। पर तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पता है ना? ये तो तुम सही कह रहे हो। तो क्या इसका मतलब सारे सिनेरियोस को कंप्लीट करने के बाद मेरी विश को पूरा कर दिया जाएगा? क्योंकि ऐसी स्टोरीज में लास्ट में हमें एक रिवॉर्ड जरूर मिलता है। मैंने सही कहा ना? जो लोग इस वर्ल्ड को अडेप्ट कर लेते हैं वो अपने अपने तरीके से सफर करते हैं, जिस वजह से कुछ पागल हो जाते हैं, कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ इरेशनली ऑप्टिमिस्टिक बन जाते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तब वो लोग हाइड आउट तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर सब सिनेरियो अपडेट हो जाता है और वहाँ पर उन्हें एक ट्रेजर ट्रंक दिखाई दे रहा होता है। तब किम गिलियांग को शांत रहने के लिए कहता है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड रैट्स भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ हान इन सब के लिए यू को दोषी ठहरा रहा होता है और उसे कहने लगता है कि अगर वो सबवे पर नहीं चढ़ी होती तो वो कभी भी इसमें नहीं फंसता, जिस वजह से यू से पूछने लगती है कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। तब हमें पता चलता है कि यू की बाइक हान ने ही चुराई होती है, क्योंकि हान ने यू को अपने साथ कार में चलने के लिए कहा होता है, पर यू ने इसके लिए मना कर दिया होता है, जिस वजह से उसने उसे अपनी कार में बिठाने के लिए उसकी बाइक को चोरी कर लिया होता है। पर यू उसके साथ आने की बजाय सबवे में चली गई होती है, जिस वजह से वो भी सबवे में आ गया होता है। और हम देखते हैं कुछ कॉन्स्टिलेशंस को हान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। तब किम भी इन सब से परेशान हो जाता है और एक कंडे को लेकर सीधा हान की तरफ फेंकता है, जिससे कि हान बहुत ज्यादा डर जाता है। और प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिस वजह से वो किम को 100 कॉइन्स दे देते हैं। तब यू किम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और हम देखते हैं जहाँ पर किम ने कंधा मारा होता है वो जगह टूटने लगती है और किम को इस बात का एहसास पहले से ही होता है। तो वहाँ पर एकदम से सभी को बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। ये जगह डार्क फोल में बहुत ज्यादा गहरी है और यहाँ पर ब्लैक ईथर ओवरफ्लो करता है, जिससे कि ब्लैक फ्लेम्स मैनिफेस्ट हो सकती हैं। और ये डार्क रूट का न्यूक्लियस है जहाँ पर वार्डन ऑफ द डार्क अपीयर होता है। तब सब सिनेरियो अपडेट होके वार्डन को हराने के लिए कहने लगता है और गिलियांग का मन खराब हो जाता है, क्योंकि जो भी इंसेक्ट्स गिलियांग के साथ कनेक्ट होते हैं वो डार्क वार्डन के आने की वजह से हट चुके होते हैं, जिस वजह से गिलियांग के दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया होता है। तब किम गिलियांग को थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कहता है और डार्क वार्डन के पीछे जाके यू और हान को आजाद करवा देता है। मैंने चाकू से सिर्फ इन पेड़ों की जड़ों को ही काटा है, पर फिर भी ये चाकू किसी काम का नहीं रहा है। तो ये है डिमोनिक स्पीशीज की पावर। और अब हमारे सामने टायर 7 का डिमोनिक स्पीशीज वार्डन ऑफ द डार्क है, जो कि डिमोनिक स्पीशीज में सबसे ज्यादा यूनिक है। ग्राउंड रैट्स जो ट्रेजर कलेक्ट करते हैं वो डिमोनिक स्पीशीज को सैक्रिफाइस के तौर पर देने के लिए होता है, और चाहे उनका लेवल एक डिमोनिक स्पीशीज के जितना ही हो, पर फिर भी डिमोनिक स्पीशीज बाकी मॉन्स्टर से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो वार्डन ऑफ द डार्क को डीमन किंग की ब्लेसिंग मिल जाती है और किम को ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उसके साथ लड़ना नहीं चाह रहा होता। तो वार्डन ऑफ द डार्क कुछ कहने लगता है और उसके ऑरा से सबको डर महसूस होने लगता है। पर किम की फोर्थ वॉल उस फियर के इफेक्ट को ऑलमोस्ट नलिफाई कर देती है, जिस वजह से वो वार्डन ऑफ द डार्क और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका ऑरा किम को महसूस होने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।